जवानों से मोबाइल रख लिए जाते हैं। उसको करना होगा ना, वो अपना मोबाइल से नहीं करेगा। चेक करना है, छीन लिया, ये बिल्कुल गलत है। पूरी फौज ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेथ पे जी। तो मुझे अपने जवान के ऊपर भरोसा है कि ये बंदा जो है ना, ये गलत नहीं करेगा। तो जो कमांडिंग ऑफिसर, जो कंपनी कमांडर, जो प्लाटून कमांडर है, ही शुड स्टार्ट। वो खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई पहले तो आप मेरा मोबाइल लो, उसके बाद स्टार्ट करो। जवान कच्चा घड़ा होता है साहब। जवान क्या है? कच्चा घड़ा है। आप मोटिवेट करोगे ना, वो साला जान देने के लिए राजी है। टोल टैक्स में एग्जेम्पशन है। मैं आज आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ। सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ ले। उस डेफिनेशन में क्लियरली दिया हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस के बंदों के बारे में, सर्विंग ऑफिसर, जवान, जेसीओ, इनके ऊपर टोल टैक्स माफ है। कब कितनी बार जाए, कितनी बार, डेफिनेशन बहुत क्लियर। एक एक्ट है टोल एग्जेम्पशन का, जिसमें एयरफोर्स और सबको सेक्शन 3 है, बिल्कुल क्लियर है। 1901 के ऐसी बात सही बोला आपने। और वो एक्ट चल रहा है अभी, वो हटाया नहीं गया है कि किसी को ये नहीं समझ में आता है कि मुझे भी बाहर आना है। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं कर्नल अमित कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। भारतीय सेना में एज ए जैग ऑफिसर्स सेवा देकर अब सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज मौका मिला है कुछ कानून से रिलेटेड जो हमारे डिफेंस के मैटर है उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे सर। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ सर। सेना के अंदर सिक्योरिटी के नाम पर जवानों की बेसिक नीड्स है, आज जवानों की नहीं सर, सबकी है, आम जन की है, उनसे मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करने देते। जबकि आपने देखा होगा कि सारी सिक्योरिटी जवानों को, इवन मैं तो कहता हूँ क्योंकि मैं अफसरों के साथ बहुत टच में रहता हूँ, मेडिकल से था, तो अफसरों को भी नहीं पता होगा सभी को कि वो न्यूज़ वाले बता देते हैं, गूगल पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, फिर भी जवानों से मोबाइल रख लिए जाते हैं। क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे साहब? आपका मुद्दा जो है, अगर आपको याद हो, थोड़े दिनों पहले मैंने एक ट्वीट किया हुआ था जी। और ट्वीट किया मैं जब डिप्टी जनरल एडवोकेट जनरल के जगह रहा था, तो मेरी ये बात मैं हमेशा उठाता था पॉइंट। सबसे पहली चीज़ है इंटीग्रिटी। जी। इंटीग्रिटी आप समझते हैं, हमारे यहाँ फौज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। लॉयल्टी इंटीग्रिटी से ये होता है कि आप जवान को और ऑफिसर को दोनों की इंटीग्रिटी बराबर, देश को लेकर, जहाँ देश की बात आती है कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। और आज की डेट में हर चीज़ आपका एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बैंक की रिक्वायरमेंट, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ बिना मोबाइल की नहीं होती। किसी को फोटो भेजनी है, पिक्चर भेजनी है, घर में दूर बैठे हुए हो, व्हाट्सएप से कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं घर में, तुरंत पता लग जाता है, तुरंत वो एक्शन बता देता है कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। किसी को कुछ खबर लेनी है, कुछ बताना है, सब कुछ आप आज की डेट डॉक्यूमेंट से शेयर करने हैं। और आज की डेट में बिना इसके तो हो नहीं सकता काम। या तो आप फौज से बिल्कुल हटा दीजिए सर कि नोबडी विल यूज़ इट, एंड अगर यूज़ करेगा तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो एज ए आप मेरा अगर राय पे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से सबको लागू होना चाहिए। और रही बात जो देश की लड़ाई होती है ना, जब हम लड़ने आते हैं, हमको मालूम है हम हिंदुस्तानी आदमी है, हमारे अंदर पूरा वो जोश भरा हुआ है, हम में से कोई आदमी गद्दार नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आपको मालूम है कि इस एप्लीकेशन में मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जवान को मना नहीं कर सकता। मेरा मॉरल वैल्यूज़ मेरे को अलाउ नहीं करते। या तो हम सब एक साथ बोले कि ठीक है, इस जगह से, इस इलाके में कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, ये रहा मेरा मोबाइल सामने। दूसरा, चेकिंग वगैरह में सबकी प्राइवेसी है। आपकी फ़ोटोज़ हैं, आज फैमिली की जितनी फ़ोटोज़ हैं, कई सारी कैसी पिक्चर्स हैं, प्राइवेसी है। आप सीधे लगा दो, नहीं तो चेक करना है, छीन लिया, ये बिल्कुल गलत है पॉलिसी। मेरे पास एक टाइम में पॉलिसी आई थी, मैंने उसमें लिखा था संविधान के खिलाफ है। और रही बात, जिसको करना होगा ना, वो अपना मोबाइल से नहीं करेगा। जी। और फिर तीसरी बात जो आपने बोली, एवरीथिंग इज अवेलेबल टुडे इन गूगल। आप आधे से ज़्यादा तो ADGPI के साइट में देखते हो, चीज़ें आ जाती हैं कहाँ पे क्या। उस जवान की कितनी नॉलेज होगी कि वो उसमें, और नक्शा लड़ाई सबको मालूम है कि क्या चीज़ दिखानी, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। जी सर। और जो एस्पिनेज कर रहा होगा मोबाइल से, उसको मालूम है कि मेरे पास ये मोबाइल है और इस मोबाइल को पूरी की पूरी कवरेज में, इसका तरीका है, सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। आप मोबाइल लीजिए, सॉफ्टवेयर आप सबका बता दीजिए कि आप सबका आप रिकॉर्ड करके रखिए, आपको जब चाहे तब आप उसको उस पर डाल दीजिए और सब लोग एक साथ डाल दीजिए।
तो मेरे हिसाब से तो मोबाइल मना नहीं होना चाहिए आज की डेट में। जवानों को पूरा हक है और पूरी तरीके से उनकी प्राइवेसी भी है, कुछ ही नहीं सकता किसी मोबाइल को। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ ऐसा है आपके में, आप जाके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लीजिए, ले लीजिए मोबाइल, चेक करवा लीजिए, या अपना पहले मोबाइल कन्फिस्केट कीजिए, कन्फिस्केट करने के बाद बोर्ड ऑफ ऑफिसर से उसके बाद आप उसको करवा लीजिए, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। यहाँ मैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी देख रहा हूँ जो कि गलत है और अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रही। उससे फिर भाई एक ऑफिसर और जवान का रिलेशनशिप जो होता है ना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेथ पे रहता है, पूरी फौज ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेथ पे। तो मुझे अपने जवान के ऊपर भरोसा है कि ये बंदा जो है ना ये गलत नहीं करेगा। तो जो कमांडिंग ऑफिसर, जो कंपनी कमांडर, जो प्लाटून कमांडर है, ही शुड स्टैंड, वो खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई साहब इसकी अगर आप इस पर डाल रहे हो तो मैं आता हूँ, पहले तो आप मेरा मोबाइल लो उसके बाद स्टार्ट करो। ये एक तरीका है फौज में, आप ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेथ को लाते हो, अपने जवान के अंदर वो चीज़ डालते हो कि भाई हम लोग जो है ना एक ही हैं। हम में से कोई कॉलोनियल माइंडसेट जो होती है ना, कॉलोनियल माइंडसेट से काम नहीं चलता कि मैं मोबाइल रख सकता हूँ बाकी लोगों का। और रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शायद इसके ऊपर सोच भी रहे हैं और शायद आ जाए इसके ऊपर कोई ना कोई बेसिक नीड है। बिल्कुल। ये कई इंसिडेंट्स हुए हैं, जवानों के मोबाइल इकट्ठे करके सोशल मीडिया पे वीडियो भी आई, उनको तोड़ा गया है। बड़ा दुख की बात। साहब एक बात बताऊं, मेरे को, मैं अपने दिल से बात बता रहा हूँ, मैं दिल वाली बात कर रहा हूँ फौजी। मुझे डर किस बात का है? अगर वो जवान वीडियो बना रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपकी मिस्टेक है। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, एज ए मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मेरे कमांड में मैं देख रहा हूँ सारा काम हो रहा है। एक तो बदमाश टाइप के बंदे हैं, मानते हैं जवान में, ऑफिसर में, कहीं भी, सब में है। अगर वो बंदा वीडियो बना रहा है और दिखा रहा है कि देखो यहाँ मैच में ये हो रहा है, होने दो, इसका मतलब हमारी कहीं फेलियर है, कहीं ना कहीं फेलियर है। और हमारे पास दम होना चाहिए कि भाई ठीक है आप पूछो, मैं से मैं जवाब देता हूँ। ये थोड़ी कि आप उसको कर्व कर दोगे सिक्योरिटी के नाम पे। अरे सिक्योरिटी हैज सम डेफिनेशन। इतर अंदर के एरिया में कहाँ से सिक्योरिटी लीक हो रही है? मेरे को उन बंदों का, जो बंदे इस पे लिखते हैं या अपने कलम चलाते हैं कि सिक्योरिटी प्रोहिबिटेड प्लेस, ये अरे भाई कहाँ की सिक्योरिटी प्लेस, कहाँ का प्रोहिबिटेड प्लेस? वो जगह तो देख लो। मैस के अंदर कोई आदमी निकाल रहा है, कहाँ का क्या निकाल रहा है, हर जगह हो रहा है। आप तो खुद ही 24/7 में आपको नहीं मालूम कि आप ऊपर गूगल से देखा जा रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर नॉट अवेयर कि किस तरह के अच्छे कैमरे हो जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मार रहे हैं उस जगह। तो ये कहने की बात नहीं मानता। वैसे ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए भी आया, अभी 24 तारीख की घटना है, एक हमारे साहब हैं उनका फ़ोन आया कि साहब सोशल मीडिया पर जो 26 जनवरी को ऑनररी रैंक मिलने वाली है वो लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ मोबाइल नहीं चला सकता इसलिए आप मेरा नाम देख कर बता दो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आम पब्लिक उस चीज़ को देख रही है। बिल्कुल। और मेरे जैसे उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन जिसको वो हक मिलने वाला है, जो इंतज़ार कर रहा है, उसको देख नहीं पा रहा। उस मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग प्लस टेक्नोलॉजी जो आगे चल रही है, ये सब अगर आप नहीं करोगे तो कहाँ से पता? बिकॉज क्या होता है ना कि आप जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हो तो आपको मालूम है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से ही हमें अपना मानसिक स्तर बढ़ाना है। हमें आज की डेट में जवानों को उसी तरह तैयार करना है कि भाई इस तरह, क्योंकि उससे फ़ायदा हमें है। कल को टेक्नोलॉजी अगर उसको मालूम है और वो हैंडी हो जाएगा तो आगे आने वाले काम में हमें फ़र्क पड़ेगा, और किसी का तो नहीं, इसका तो फ़र्क हमें पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने जवानों को भी तैयार करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा जवानों को उसी हिसाब से। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी उसको लेके चलना पड़ेगा। चलिए सर, आपने बहुत अच्छे बेबाक आपने इस पर अपनी राय रखी, और राय नहीं रखी बल्कि कानूनी तरीके से भी बताया। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। आज टोल टैक्स पर, टोल प्लाजाओं पर जवानों के साथ, वो अफसर भी हैं जवान भी हैं, इस तरह की बदसलूकी होती है टोल एग्जिम्पशन को लेकर। अगर टोल वाकई एग्जिम्प्टेड है तो क्यों ना सर्विंग जवानों को, अफसर्स को फ्री फास्टैग दे दिया जाए। अगर नहीं एग्जिम्प्टेड है तो वो माइंडसेट क्लियर कर दिया जाए कि नहीं आपका एग्जिम्प्टेड नहीं है। तो कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। समझिए, मैं आप जो बोलना चाह रहे हैं पॉइंट मैंने आज नहीं 2018 में एक लेटर के थ्रू मुद्दा उठाया था, जब मैं सिटिंग सर्विंग डीजी एक्ट था 12 को, तब मैंने एक लेटर भेजा था। डेफिनेशन बहुत क्लियर, एक एक्ट है टोल एग्जम्पशन का जिसमें एयरफोर्स और सबको सेक्शन 3 है, बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 3 जब एक स्पेशल एक्ट है और जब वो आपको देता है ये राइट देता है कि आपको एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट इसमें डाउट क्या है? आप एक नया एक्ट बनाते हो उसमें ओवर राइडिंग नहीं है। 1901 के जैसे बिल्कुल सही बोला आपने, और वो एक्ट चल रहा है अभी, वो हटाया नहीं गया एक्ट। दूसरा, जब आपको मालूम है ये सब घटनाएं चल रही हैं तो मुझे समझ में नहीं आता
कि जहां आपके फौजी इतने सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पॉलिसी की बात हो रही है, आपके 2-3 स्टेट में पॉलिसी आप निकाल देते हो, एनएच वाले अपनी पॉलिसी निकाल देते हैं। पहली चीज़ तो वो लीगल एडवाइज़र था, जिसके बारे में मैंने अपने एक छोटा सा वीडियो मैंने कभी जवानों के लिए बनाया था 1-1.5 साल पहले। उसमें मैंने बोला था उस आदमी की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली जाती। आपको मालूम है इसमें ऑफेंस होता है, अगर कोई भी बंदा अपना काम लीगल एडवाइजर कोई भी कर रहा है और गलत एडवाइस दे रहा है जिससे लोगों को गलत हो रहा है, गलत फहमी फैल रही है, उसका आपने बाकायदा डिस्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग करनी चाहिए उसके खिलाफ। उस आदमी ने एक गलत वो डाला टोल रूल्स को पढ़ करके, और उसके बाद उसने वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि अभी तक चल रहा है। क्लियर है टोल टैक्स में एग्जेम्पशन है, मैं आज आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ, सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ ले। उस डेफिनेशन में क्लियरली दिया हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस के बंदों के बारे में, सर्विंग ऑफिसर जवान जेसीओस, इनको ऊपर टोल टैक्स माफ है, कब कितनी बार जाएं कितनी बार। अगर नहीं देना है तो आप गवर्नमेंट बोल दे भाई ये एक्ट उड़ा दिया हमने, एक्ट उड़ा दीजिए आप, बट आपको बताना पड़ेगा कि आप एक्ट क्यों, ये वेलफेयर मेजर्स वाले एक्ट नहीं उड़ाते हैं। एक बात बताइए, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, कितनी बार जवान को छुट्टी मिलती है जो वो यहाँ से लेके वहाँ जो आपका एरिया टोल्स है उसको क्रॉस करता है। 60 डेज, पूरे एक जवान की छुट्टी 60 दिन है, 60 दिन में पूरे टाइम तो नहीं टोल भागेगा, एक दो बार ही ना। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, क्या ये नहीं सोच सकती कि कितनी रिक्वायरमेंट है इनकी बंदों की। 60 दिन की छुट्टी उस जवान की है, उस 60 दिन में वो 60 दिन नहीं चल रहा है वहाँ पे टोल टैक्स में, और आपने ऐसा कर दिया वो बंदा किसी की कोई मतलब वो बैठा हुआ बेइज्जती करता है, वो ऑफिसर जवान जेसीओस सबकी बेइज्जती करता है। आपने देखा होगा कभी कोई ऑफिसर वीडियो बना रहा है, कभी कोई जवान वीडियो बना रहा है, बहुत सारी आती है सर। और बेइज्जती भी ऐसी कि वो बेचारा खड़ा है फैमिली के साथ में अपनी गाड़ी लेकर के, खून खोल जाता साहब उस समय। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं ऐसे जो आकर के इन्होंने एक्शन भी लिया। कुछ टोल लोग वाले जिनको अच्छे टोल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनको अपना लगता है कि नहीं साहब हमारी सेना है, वो टोल के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सलाम है कि वो बेचारे तभी रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए आप जाओ। लेकिन ये चीज़ देगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर या नोटिफिकेशन निकाल देना सीधा कि आई कार्ड चेक करो, या उसकी वो चेक करो कि बंदा फौजी है, सर्विंग है, टोल टैक्स खत्म है, क्लियर है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। इंस्ट्रक्शन साफ सुथरे होने चाहिए। बिल्कुल। कई तो ऐसे स्टेशन है जैसे अम्बाला चंडीगढ़, अब अम्बाला चंडीगढ़ में आना जाना चल रहा है दिल्ली का ड्यूटी पे जी, परेशानी। कई बार ऐसा हुआ है, अफसर कह रहा है और वो मान नहीं रहे हैं। जहाँ तक फास्टैग की बात है, फास्टैग इसलिए लागू नहीं है कि फास्टैग में बंदे की आइडेंटिटी पता नहीं लगती, तो मे भी लोग मिसयूज कर सकते हैं। तो फास्टैग देने का ये फास्टैग गाड़ी नंबर पे तो चलती है। हाँ गाड़ी नंबर, लेकिन गाड़ी नंबर अगर फौजी नहीं चला रहा है, कोई और चला रहा है, आप समझो तो गलत हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फास्टैग अगर बंदा चला रहा है तो भी ठीक है, बट फास्टैग गाड़ी को केवल देख रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है उसको नहीं देख रहा है। जी सही, तो लोग नुकसान कर सकते हैं। लेकिन उस समय वो तो देख सकते हैं कि उसके पास आई कार्ड है कि नहीं। आई कार्ड देखना है, वो बहुत जरूरी है। आई कार्ड देख लें, आई कार्ड नहीं आइडेंटिटी कोई भी देख लें। आई कार्ड बोलते हैं, कई टाइम में आई कार्ड भी आधे से ज़्यादा जवानों के जमा होते हैं, जमा भी हो जाते हैं, कई टाइम में नहीं है। देयर शुड बी एन आइडेंटिटी। जी जी, वो होना जरूरी है, बिकॉज उसके बिना तो फिर वो नहीं हो सकता। अभी सर मैं जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ तो एक्स सर्विसमैनों के काफ़ी संगठनों के साथ जुड़ा हूँ और एक्स सर्विसमैनों की समस्याओं को उठाता रहता हूँ। पिछली बार हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की 12 जनवरी को आगरा में एक मीटिंग हुई थी और उसमें वहाँ पर काफ़ी संस्थाओं के मुद्दे आए थे कि भूतपूर्व सैनिकों का भी टोल टैक्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए। हाँ, इसके लिए हमने भी लेटर लिख दिया अपने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। तो आप इस पे मेरे हिसाब से होना चाहिए, वेलफेयर मेजर है। और जब आदमी पूरे टाइम, तो मैंने जैसे बताया 60 दिन में कितने चक्कर लगते होंगे, और बुढ़ापे में भी कितने चक्कर लगाएगा वो आदमी जो रिटायरमेंट पे। गवर्नमेंट का है, वेलफेयर मेजर है, गवर्नमेंट को अपना अच्छा वो करना है, कर सकती है, बहुत अच्छा आइडिया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। सर जिन आदमियों ने अपना गोल्डन पीरियड पूरा दे दिया, जवानी का वो पीरियड, जो लोग कहीं कोई पिकनिक मना रहा है, कोई बच्चों के बर्थडे मना रहा है, फैमिली की सालगिरह मना रहा है, उस बेचारे को तो कई बार ऐसा होता है कि अपने रिलेटिव्स की मैं फिर भी अटेंड करने, मैं ये भी नहीं बोलता, मैं कहता जवानों को जेसीओस को कर दो, आप ऑफिसर्स को मत करो। चलो जेसीओस को भी मत करो, ऑफिसर जेसीओस को भी मत करो, क्योंकि उस लेवल पे जवानों को कर दो आप। हाँ कर दो, कोई परेशानी, खाली जवानों को कर दो एटलीस्ट। जो बेचारे जिनका पे स्केल है, और आप समझ सकते हो अभी इतनी अच्छी पे स्केल नहीं है, और उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। हम तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा हमारा, कोई परेशानी नहीं है। सर पे स्केल कहने के लिए तो है, लेकिन अगर मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और मेरा लोकल टाउन जेवर पड़ता है, बस से मैं जाता हूँ तो 58 रुपये किराया लगता है, ये तो, लेकिन टोल टैक्स देता हूँ तो 140 रुपये लगता है। टोल टैक्स बस किराए से भी ज़्यादा है। इसके लिए तो बिल्कुल इसमें बात करने वाली चर्चा वाला विषय है
इसमें एक्चुअली जो जहाँ ये कहते हैं ना, जब आप ये सब चीज़ों को प्लानिंग करते हैं तो आप पॉलिसीज़ के थ्रू या कुछ तरीके के थ्रू फीडबैक्स लेते रहिए पहले एक्ट्स के बाद में, और फीडबैक्स के बाद में आप बताइए कि भाई इतने डिस्टेंस पे अगर बंदा है, ही हैज़ गॉट दैट, वो उसको सर्टिफिकेट दे दिया, पास बना दिया उसका, कुछ भी बना दिया आपने कि आप पास के लिए आओ, पास बनाओ और पास के हिसाब से आप चलो अपना आइडेंटिफिकेशन। और आजकल तो बहुत आसान है, हर चीज़ को रिवाइज कुछ भी कर लो, सेट कर लो उसे। योजना बनाने में टाइम नहीं लगता साहब, सब हो जाता है। करना बस मंशा होनी चाहिए कि हमें हेल्प करनी है। अगर मंशा नहीं है, जैसे टोल टैक्स वाले में इतने दिन से 3 साल 5 साल हो गए, 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, आज तक एक लेटर नहीं निकाला किसी ने, तो मंशा की बात है यहाँ पे। गडकरी साहब को मैंने उस समय भी रिक्वेस्ट किया था, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर गडकरी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कुछ नहीं करना आपको, खाली लॉ है बना हुआ, आपको खाली वही क्लैरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, फौजियों को क्लियर है, तो वो निकाल दें ऑर्डर अगर निकालना चाहें। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने अपनी राय रखी इसके ऊपर, और बहुत ये भी जानकारी शेयर की कि आप इस पर बहुत पहले भी काम कर चुके हैं। अब एक अगला और मसला लेते हैं। अभी लोहड़ी के दिन एक JNK के अंदर एक JCO साहब और एक हवलदार जी हैं NCO, उन दोनों के साथ पुलिस ने बड़ी बर्बरता की। पिछले कुछ दिन दिल्ली राजधानी में एक सूबेदार मेजर के साथ मारपीट हुई, और उससे पहले एक अपने सैन्य अधिकारी और उनके साथ एक ब्रिगेडियर साहब की डॉटर थी, उनके साथ बदतमीजी से किस तरह के बदसलूकी का व्यवहार किया गया। ये जो पुलिस की बर्बरता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सब फौजियों के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ साहब, लॉ बहुत क्लियर है, कानून सही है, संविधान बिल्कुल साफ है जी। पुलिस सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, और दूसरा पुलिस को मालूम होना चाहिए किससे डील कर रहा हूँ जी। कोई भी नागरिक, चाहे वो फौजी हो चाहे गैर फौजी हो, अगर वो नागरिक के पास पूरी अपने अधिकार हैं, संविधान ने दिया है गारंटी, आप तोड़ नहीं सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह कैमरेज लगा रखे हैं। अभी मेरा ही केस था, मैंने जो बताया था, मेरे केस में मेरे को इन्होंने ये किया था, मैं वही कैमरे रिकॉर्डिंग पे आ गया हूँ। अभी तक कैमरे रिकॉर्डिंग की कोई भी RTI का जवाब नहीं आया है, कैमरे प्रोसीडिंग के बारे में नहीं बताया। सेम थिंग एज हैपेंड। एक्सपीरियंस तो है ही पर्सनल। दूसरा, बात करने का तरीका, आप किसी आदमी को पूछताछ के लिए भी बुला रहे हो ना, तो आप उससे, आपका रवैया सही होना चाहिए। हाथ तो उठना ही नहीं चाहिए। हाथ और गाली तो आपने अगर जहाँ उठा दी तो आपने खुद अपना पुराने IPC और अभी जो नया BNS है, आपने खुद उस पर वो कर दिया। एक सेक्शन है इसमें जिसे बोलते हैं डिसअब्यूजिंग डायरेक्शंस ऑफ लॉ जी। पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर डिसअब्यूज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ, उसको सजा मिलती है। ये लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसको एक तरीका दिया गया है उसी CRPC और अभी जो BNS है, इसके हिसाब से ही चलना है, उसके हिसाब से नहीं। अभी आजकल क्यों सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे ज़्यादा डाल रहा है? बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, ये हमारे देश में। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। हम फौज में हमारा डिसिप्लिन सही रहता था, कोई भी ऑफिसर जवान कुछ भी होता था, सब ऊपर तक लेवल और एक चेक सिस्टम होता था। पुलिस में नहीं है चेक सिस्टम। क्यों? क्योंकि थाने में आपका उस मेंटेलिटी का बंदा बैठा है जिसकी नॉलेज और जो मैच्योरिटी होती है वो मैच्योरिटी नहीं है। हमारे तो सूबेदार की भी मैच्योरिटी बहुत होती है कि कैसे बात करेगा, रिस्पेक्ट कैसे होगी, सिटीजन क्या होता है जी। तो सबसे पहले तो आपको इन पुलिस वालों को ट्रेन करने की जरूरत ना, ट्रेनिंग की, नागरिक क्या होता है, आप किसका काम कर रहे हैं, ये मास्टर है, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे जो हो, वो नागरिक क्या है, वो नागरिक है। तो सबसे पहले इनको समझना चाहिए कि भाई मैं सर्वेंट हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ पे नौकरी करने आया हूँ, और इन सारे सिटीजन के पैसों से मेरी तनख्वाह आ रही है। मेरा काम है कि कोई गलत काम ना हो, कोई ऑफेंस ना हो, और किसी भी नागरिक के जो उसके फंडामेंटल बेसिक्स राइट हैं उनका उल्लंघन ना हो। क्यों? क्योंकि आपने शपथ ली है। जब आप आते हो तो आप शपथ लेते हो, हमने भी आपने ली थी। क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, लॉ एस्टैब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान द्वारा पारित कानून का पालन करेंगे, यही बोलते हैं ना जी। तो भूल कैसे जाते हैं? ये तो हो गई एक बात नीचे लेवल की। अब इसको जो सेट करना है, जिसको, वो कौन है? वो बंदे हैं IPS अधिकारी या सीनियर अधिकारी। मैं उनको सजेशन देता हूँ। हमारे यहाँ जैसे हम फौज में करते थे, अपने जूनियर अफसर को लगाते थे पहला काम, जो नया बंदा आया जवानों के साथ, तो क्या आप पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते पढ़े लिखे बंदे? आप IPS आते हैं, आप ट्रेनिंग आते हैं, IPS आप रखिए वहाँ पे। मेरा अपना तरीका है ये चीज़ को रोकने का। ये तो जो इस बर्बरता कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और इसके लिए आवाज़ में मैं बार बार बोलता हूँ, जितने वेटरन्स हैं इनको साथ में होना चाहिए।
हमारे साथ बिल्कुल साथ में होना चाहिए, खड़े हो जाए। महात्मा गांधी के देश से हम लोग, जी, सुभाष चंद्र बोस के देश से, चंद्रशेखर आज़ाद के देश से हैं, सरदार भगत सिंह के देश से। आज़ादी इसलिए नहीं दिलाई है कि आप इस तरह का अंग्रेजों वाला फिर से वही काम शुरू कर दें। आज की डेट में कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, क्यों? उसको मालूम है कि यार ठीक नहीं है। आपकी ये इमेज, आज कितने टाइम 76 आपने रिपब्लिक डे मनाया ना इस बार जी, आप इतने दिन में ये कॉन्फिडेंस नहीं लाए पब्लिक के अंदर में कि आपके जो बेसिक नागरिक है वो नागरिक आज भी डरता है पुलिस स्टेशन जाने में। और इन सब चीज़ों पे टिप्पणी, डिस्कशन, डायरेक्शंस कुछ नहीं आता। कितने लोग हैं, आप लोग अपने ऑफिस से बाहर नहीं आते, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे एजी हो, अपनी कुर्सी पे बैठ के बात करते। अरे पहले आप वो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आइए और देखिए कि ये पब्लिक आपकी है, आपको सर पे उठा के रखेगी ये पब्लिक, क्योंकि कोई गलत नहीं है आपके साथ में, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, नीचे जवान की दुकान बंद है, ये वो, मैं मतलब इससे ये टॉपिक अलग हो जाएगा, बट हम और आप समझते हैं, हम भी और आप फौजी बाद में, पहले तो सिटीजन है, नागरिक है, और नागरिक के हिसाब से हर एक की एक राय है अपनी कि भाई मेरी बेसिक फंडामेंटल राइट है, पुलिस इज देयर टू हेल्प अस, नॉट टू एक्सप्लॉइट अस। अभी यहाँ एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है? फौजी आता है तो यार फौजी तो एपिटोम है, मतलब सिटीजन का, नागरिक की डेफिनेशन है एक सोल्जर। बिल्कुल, एक सोल्जर जो है डिफाइन करता है कि नागरिक कैसा होता है, किस तरह का नागरिक होना चाहिए, उससे ज़्यादा पेट्रोटिज्म किसी के अंदर नहीं है। तो आप जब उस बंदे से बात कर रहे हो, चाहे जितने गुस्से में हो, चाहे जो हो, आप उसको उसी तरह देखिए। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि स्पेशल आदमी है, स्पेशल तरीके से ट्रेंड हुआ है, इसका मानसिक स्तर जो है वो अलग है। रिटायरमेंट के बाद भी वो जो उसका कहते हैं ना, उसकी मशीन वो वैसी रहती है, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, तो आपको उसी मानसिकता से बात करके, ठंडे दिमाग से बात करें। क्या नहीं होता, कई जगह हैं ऐसे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं। मेरा एक बहुत खास है नवनीत शिकेरा साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं, अपनी आंखों से देखा उस बंदे को, मानसिकता, रोता है बंदा वो जब ऐसी कोई वो हो जाती है और खड़ा होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं सर, हैं ऐसे बंदे देखे हैं, सीरियस भी बने उनके। लेकिन जब आप ये चीज़ें बात करते हैं पुलिसिंग की, तो पुलिसिंग में आपको देखना है कि हमें डील कैसे करना है। मैं फौजी को भी उसमें नहीं देखता, आप सबके साथ में न्याय कीजिए। सॉल्यूशंस हर जगह हैं, चेक सिस्टम रखिए, आपके पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, आप ऑनलाइन डालिए, कैमराज ऑन, किसी का मोबाइल छीन नहीं सकते, किसी के पर्सनल अगर कोई कर रहा है उसको बना लीजिए रिकॉर्डिंग। मैंने तो रिकॉर्डिंग बनाने में तकलीफ क्या है आपको? कोई नहीं, बनाने दीजिए, उसका अधिकार है। आप जो कर रहे हैं आप डायरेक्शन पास कीजिए, बिल्कुल, अगर आपको अच्छा करना है। अब मैं हेड हूँ, अगर मेरे डिपार्टमेंट मेरे को, मैंने कसम खाई है संविधान के रहते हुए कि मैं संविधान के दायरे में लॉ का पालन करूंगा, अपने सिटीजन की जो राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन भी मेरी पुलिस की जिम्मेदारी है। कोई और हनन कर रहा है, या तो आप खुद ही अगर हनन करने लोगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरे केस में भी यही हुआ। मेरे को तो एसएचओ साहब ने ये भी बोला था कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और आप जब बैठे हैं आपको खड़ा हो जाना चाहिए मेरे लिए। मैं कर्नल रैंक का ऑफिसर हूँ, सस्पेंड चल रहा है उस समय, बट सोचिए वाली बात है, मानसिकता ही ये देखा था कि मानसिकता क्या है। गलत स्टेज में डाल दिया, मेरे पास पावर है, आई कैन अब्यूज इट बिकॉज नोबडी इज नोटिसिंग, नोबडी इज चेकिंग इट, एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस। बट मैं इससे ज़्यादा मजबूत होकर निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है कमांडोज किया हुआ है, डंडे पड़े पितरेट पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दिमाग नहीं चेंज होगा। बड़ी भट्टी से तब के निकले हुए हैं। यहाँ पे तुम जला दो, काट दो, पलट दो, कुछ नहीं फर्कने वाला। बोलूंगा भाई, आखिरी दम तक वही बोलूंगा, डर नहीं लगता, इसलिए तो बाहर आए हैं। बहुत अच्छा सर, अच्छे से आपने बताया। इसके संदर्भ में कुछ ऐसे कायदे कानून भी हैं कि वर्दी एक देश की सेवा कर रहा है जवान, उसको अरेस्ट, ऐसी कोई धारा है कि जिनके तहत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूँ, देखिए बीएनएस ने भी निकाल रखा है जिसमें रिक्वायरमेंट है, सेक्शंस हैं उसमें। मैं लीगल ज़्यादा उसमें नहीं बात करूँगा, मैं बिल्कुल नाम आम लोगों को समझ लें। पहला काम ये है कि जब कोई फौजी अरेस्ट, तो पहले तो नहीं ऐसे कर सकते, देयर हैज़ टू बी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। और अरेस्ट से पहले, आज अगर 7 साल से नीचे का है तो उसको नोटिस देनी पड़ती है, अरेस्ट रीजंस बताने पड़ते हैं। बहुत अच्छा कानून है नया वाला जो आया है। कुछ चीज़ों में अपवाद है, बट लेकिन कानून ओवरऑल एक राइट देता है उसको, बंदे को जिसको आप परेशान कर रहे हैं। एक ये तो हो गया एक मुकदमे का बात, मैं जो बता रहा हूँ। जो कमांडिंग ऑफिसर है, उस जवान जो है वो जवान उसके अंडर ही में रहता है। तो जो पुरानी सीआरपीसी थी वही चीज़ें चल रही हैं, बताना पड़ेगा। ओनली थिंग इज़ दैट कि फॉलो नहीं करते ये लोग। चाहते हैं कि जब जवान आए, जैसे आप पहले वाली बात कर रहे थे, इसमें जैसे आपने पकड़ा तो आपको मालूम है जुरिडिक्शन खराब है, आपको कुछ नहीं करना है, पर्चा बना देना और कमांडिंग ऑफिसर को पकड़ा देना कि ठीक है आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने गलत किया, हमारे पास रिकॉर्ड है, ये कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, आपके ऊपर एक्शन ये लेंगे। भाई सारे ऑफेंसेस के केवल मर्डर, रेप, कल्परेबल होमिसाइड, 3 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेते।
अदरवाइज आर्मी के पास जुरिस्डिक्शन, स्टेशन हेडक्वार्टर वहाँ पे अटैच हो जाए जैसे भी हो। दूसरा ये है कि जब जज के पास में बंदा पेश करते हैं आप ज़बरदस्ती ले आके, जज को और पुलिस को सबसे पहली चीज़ है मानसिकता का चेंज होना, कि जब वो जज के पास आता है या पुलिस के पास आता है तो जो इंचार्ज है जुडिशियल वाला और या पुलिस इंचार्ज है, उसको सबसे पहले सोचना है यार ये अभी एलिगेशन है, ये कन्विक्शन नहीं है, ये कन्विक्शन की तरह बिहेव करता है कि कन्विक्टेड है बंदा, एलिगेशन है और एलिगेशन है, चलो ये फौजी आदमी है, इसको जेल या जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे, क्रिमिनल्स के साथ में वहाँ बैठेगा वो, और इसने इतनी सेवा की इस देश की, ये लायक नहीं है इसके, कस्टडी है ना, पुलिस कस्टडी। एक सीआरपीसी में सेक्शन 169 था कस्टडी को लेके, जहाँ पे मैं बोलता था कस्टडी जो है आप वहाँ पे जज भी है बोल सकता है लेट हिम बी इन मिलिट्री कस्टडी इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट, और एडवाइस करके उसको भेज दो आप मिलिट्री कस्टडी में, बंदा आएगा अपना लेके चला जाएगा। उसके बाद उसका सीओ कमांडिंग ऑफिसर के पास पूरी पावर्स है मजिस्ट्रेट से लेके वो कर सकता है आगे का एक्शन। बट इसके लिए, और दूसरा ये तो हो गया क्रिमिनल वाला, सिविल वाले में क्या है, कई सारे बंदे हमारे बेचारे दूर दराज में रहते हैं, उनका केस होता है, कोई कहीं जगह जाना पड़ता है, नहीं अटेंड कर पाते, तो उसमें इंडियन सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट है, वो एक्ट के तहत में कमांडिंग ऑफिसर को अगर वो फील्ड में है वो उसके एप्लीकेशन लिख सकता है जज को भी, और उसके बाद जज इज बाउंड टू 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर उसके केस को खत्म कर, जल्दी हियरिंग एक टाइम फ्रेम के अंदर, जो फॉलो नहीं हो रहा है। जबकि बताते पहले ऐसा होता था, कि कैमरा जो है ना आज की डेट में, ये तीसरी आंख जो है ये सबसे बढ़िया है, और अब इसको तो बीएनएस में चश्मदीद गवाह के तौर पर यूज किया जा रहा है। चश्मदीद गवाह आपका, अगर आप व्हाट्सएप पे भी किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड मानी जाती है, इसकी डेफिनेशन है बीएनएस में जी। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आपने दी है, दैट इज टेकन एज इन्फॉर्मेशन एज पार्ट, सर्टिफिकेट सीधा है, हैश वैल्यू के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, अपना हैश वैल्यू लगाओ, सर्टिफिकेट लगाओ और आगे जाके कंप्लेंट कर लो। लोगों को मालूम नहीं है, बट कानून बहुत साफ है, किसी भी बंदे के साथ कुछ गलत होता है, अपना वीडियो बनाया, जो भी वीडियो के साथ में हैश वैल्यू निकालो, उसका सर्टिफिकेट बनाओ, साइन करो, कंप्लेन के साथ भेज दो, सर्टिफिकेट क्लिप पेन ड्राइव के साथ में, या व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप पे वो भेजो, साथ में सर्टिफिकेट भी भेजो कॉपी। अब बोलो ऑनलाइन भी एफआईआर, ऑनलाइन सब हो रही है एफआईआर, बट वही मंशा, अगर आप कानून बना लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उठना पड़ेगा, सीट पे बैठ के काम नहीं हो सकता। मैं सारे सबको बोलने वाला हूँ, जितने भी पुलिस, ये जितनी एट्रोसिटीज़ हो रही है, बिकॉज हेड जो है दे आर नॉट टेकिंग द थिंग्स फॉर, मतलब दे आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देश जो है हमें चलाना है। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आपको अपने नागरिकों से भी प्यार होना चाहिए, और इसी हिसाब से जो अफसर बनाया जाता है, चाहे वो आर्मी का अफसर हो या इंडियन पुलिस सर्विसेज का हो या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो, ये ऑफिसर्स का काम ही है कि आप उस तरीके की मानसिकता वाले बंदे हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं मतलब अपने नागरिक से प्यार करते हैं, और आपका काम है कि यहाँ पे पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें एक तरीके से रखें और जिम्मेदारी से लें। हर आदमी को एक आंख से देखें, ये नहीं कि एक बड़े आदमी को आप बुला रहे हो, उसका केस पहले हो रहा है, उसके लिए फ़ोन कर रहे हो, और एक जो रिक्शे वाला बंदा है या कोई बेचारा ठेला वाला बंदा है उसको इग्नोर कर रहे हो, तो तब उनके अंदर। और इसके लिए गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है इसके लिए कैंपेन चलाना। अब कैंपेन से मैं 100 मीटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा बोलूँ, आपके चैनल के माध्यम से उसको जाना भी चाहिए। मेरा एक 100 मीटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में जैसे हम और आप देश की सेवा करते हैं, इलाका हमें बांट दिया जाता है कि इस इलाके से इस इलाके तक कोई बंदा नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एज ए नागरिक, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनता है, ट्रेनिंग के टाइम पे बताते थे, ट्रेनिंग के टाइम का फायर, ये मेरा एरिया है, इतना एरिया है। मैं यही बोलता हूँ कि तुम लोग हर जगह रोना रोते हो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अपने आप दूसरे को उंगली ना डालो, पहले अपने आप को देखो। मेरी 100 मीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, मैं 10 मीटर बोल दो, 100 मीटर बोल दो, जो तुम्हें लगता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इलाके में 10 जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ कोई भी बंदा रात में भूखा नहीं सोएगा। मेरी जिम्मेदारी एज ए नागरिक इस देश की, अगर मैं इस देश का नमक खा रहा हूँ, यहाँ कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, किसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई रोता हुआ नहीं होगा, या जो भी रिलेशन आपको लगता है कि आप उस दायरे में कर सकते हो, वेलफेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप वो करो। अगर हर एक आदमी ऐसे ऐसे अपना इलाका बांट लेगा, क्या आपको लगता है हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। ये 100 मीटर का फॉर्मूला मैंने, जब मैं रिटायर हुआ था, मैं इस पर सोचता हूँ। मैं फ्रीडम फाइटर्स के घर से आता हूँ, मेरे नाना जी चेतराम आज़ाद जी स्वर्गीय श्री, तो इन्होंने मतलब हमें, मम्मी से और हमारे जो
लोगों से सारी यही चीज़ें पता लगती थी। बोरे में बैठा के अंग्रेजों ने मारा, उनकी किताबें पढ़ता हूँ मैं। जी जी, हिस्ट्री। हमारे घर वालों की, हमारे घर में 2 फेस्टिवल ही बनते थे, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो हमें याद है, जिसमें मदर जो है रात भर झंडियाँ लगाती थी, हम लोग सारे खड़े होकर सुबह जनगण मन टाइम पे गाना, ये सब चीज़ें हमें बचपन से आई हैं। बट आज कहाँ है? आज वो हैरी पॉटर, आज वो सारी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं बच्चे हमारे। रामायण महाभारत जो हमारे मेन जो नैतिकता की चीज़ें सिखाते हैं वो नहीं है, वो है नहीं अब। क्योंकि कैंपेन नहीं है हमारी। कौन कैंपेन कर रहा है? गवर्नमेंट। एवरीबडी, गवर्नमेंट को, और प्लस जो एनजीओज बैठे हैं उनको भी ये करना चाहिए। देश अच्छा बनाने के लिए हम हर जगह, मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूँ ना, सबको राइट्स मालूम है, फंडामेंटल राइट्स मेरे ये हैं, मेरे साथ ये नहीं, बट व्हाट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? 51 अल्फा किसी को पता नहीं, पढ़ते नहीं। 51 अल्फा में यही है कि मैं देश में एक साथ टीम के साथ काम करूंगा। अगर आप देखो 51 अल्फा में केवल फौज चलती है, फौज चलती है अकेली। फौज एक अच्छी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन ये अच्छी है? क्योंकि चलती ऐसी है, टीममेट से नीचे नीचे चेक बैलेंसेस बने हुए हैं। एक आदमी ने गलत किया, दूसरा आदमी आ गया, दूसरा आदमी ने चेक किया, तीसरा, सारे एक तरीके से बना हुआ है सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम तभी चलता है जब हेड जो है ना इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंसी और फेथ के बेस पे चले। मानेक शॉ जैसे, सैम जिसको आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, करेप्पा, जनरल करेप्पा, ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जिन्होंने हमारे मतलब खून में, अभी भी मैं आपसे बोलता हूँ, देखिए रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हमें पुराने चावल हमें बोला जाता है। हमें पुराने से, मेरे सीईओ होते थे जनरल अम्बू, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिटायर हुए, कंपनी कमांडर थे उस समय, मेजर साहब, मेजर ग्रेवाल जी। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें, मतलब मैं पलटन की बात करूँ, मैं पलटन में बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे, सुवंशी सर, महापात्रा सर, मतलब कीर्ति चक्र, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बंदे हैं, AK सर, मोहित शक्तावत सर, अनादि आत्रे, मेरा जूनियर जीवक शर्मा, ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें ट्रेन किया उस तरह से। और ऐसे वाक़या है कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिकली बंदा वैसे ही चलता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फेथ हमने वहाँ से सीखी जी। वो बंदा अपने बारे में नहीं सोच रहा है। हमें भी ऐसे सिखाता था जब नए होते थे, जवानों के साथ रह रहे हो, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं मैन और जवान में जी। हम जब जवान से बात करते थे तो जवान हमें ये बताया जाता था कि भाई पहले तो हम उसी हिसाब से पॉलिसी चलेंगे, उनके साथ रहेंगे जी। जब आप खुद ओहदे पे आते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा ये फॉलो करते हैं। सिमिलरली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वाले भी यही कर सकते हैं। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दी पूरा महकमा, बिल्कुल, उसके बाद आप उसमें नई नई चीज़ें लाओ। आज के लड़के अच्छे आ रहे हैं, वैसे देखा जाए जो यंग पीढ़ी आ रही है IAS की, IPS की, अच्छी आ रही है, बट वो यंग पीढ़ी उसको बैलेंस करेगा, उसको दबा दे कोई पॉलिटिशियन, वो थोड़ा सा मतलब उनको प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। कोई कानून में जब तक इनके आप ट्रांसफर्स वगैरह इनके हाथ में रखेंगे, बेचारे काम नहीं कर पाएंगे। इनके ट्रांसफर्स वगैरह भी ऐसे होने चाहिए कि कंट्रोल बाई सम पीपल, जिसको डिसाइड करो तीसरी पार्ट अपनी इच्छानुसार नहीं होने चाहिए। जब जिया है, जब उसको उठा के फेंक दिया। कुछ लोग बेचारे अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनको दबा देते हैं। कई सारी चीज़ें, उनका सूटकेस रेडी रहता है। कई हैं, मैं कई सारे लोगों के नाम भी आपको भी मालूम है, कितने लोग बेचारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो अच्छे होते हैं। बट देश के बारे में अगर हम बात करें, 100 मीटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब आप ये चीज़ करेंगे आपको देश बिल्कुल अच्छी हालत में मिलेगा। एक अच्छे भारत का सपना देखना है तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, करना भी चाहिए, करना पड़ेगा। मैं तो अपने बच्चे को भी सिखा रहा हूँ, आगे देखते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ टॉक करने, मोटिवेशनल टॉक, यही सब बातें बताता रहता हूँ। अब यहाँ जब एक जवान के साथ ऐसी घटना होती है किसी पुलिस थाने में कहीं पर भी, तो क्या वहाँ के स्टेशन हेडक्वार्टर को या उनके कमांडिंग ऑफिसर को उनको एक्शन लेना नहीं चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेशन हेडक्वार्टर की तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जवान के स्टेशन, मेरे ख्याल से पॉलिसीज हैं इस पर, अभी आ गई हैं, पॉलिसीज बनी है, लेकिन एक्शन ग्राउंड में नजर नहीं आते। ग्राउंड में एक्शन नहीं आते तो उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। तो उनके ऊपर एक्शन कौन करेगा? वही GOC करेगा जो उनका बॉस है वहाँ पे। लखनऊ में जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, लखनऊ में एक एरिया हेडक्वार्टर, उस एरिया हेडक्वार्टर में कोई भी कांड हो गया, कुछ भी हो गया, न्यूज़ आ गई, सबसे पहला काम है CMP भेज देना वहाँ पे। और मेरे ख्याल से अभी इन्होंने कर दिया, जहाँ तक अभी जाने लगे लोग, मिलिट्री पुलिस वाले बंदे जाने लगे, मिलिट्री पुलिस, हाँ जाने लगे, वो जाके बंदे को लेके आना, सर्टिफिकेट लोकल वाले को देना। भाई कमांडिंग ऑफिसर का फ़ोन पे ले लो, WhatsApp पे, आपके BNSS में अब चेंजेस आ गए, वो अपना मोबाइल नंबर ले, मोबाइल पे WhatsApp पे डाल दे, सर माई ऑफिसर प्लीज़ गिव इट बैक। बस चेक करना है ना, चेक करो अपना बंदा, मैं आई एम सेंडिंग अ रेप, एक JSO CMP का बंदा उठाओ लेके आ जाओ, जो करना है बाद में बात करेंगे। बंदा नहीं जाएगा आपके हाथ में, बंदा नहीं जाएगा। दूसरा, बंदे को हाथ नहीं लगाना। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि खून खोलता है, आपको भी खुलता होगा। बिल्कुल। जब मैं अपने बंदे को देखता हूँ पीठ पे चोट लगी हुई है, मैं ये केवल ये सोचता हूँ कि हंसी आती है हमें तो, कि अगर वो बंदा अब केवल मार खा रहा है और चुप बैठा हुआ है तो उसकी ट्रेनिंग हमने उसको दी है।
अगर वो बंदा दूसरे तरीके से आ गया और अगर हल्का सा भी उसके बॉस ने वहाँ पे बोल दिया, क्या होगा असर? आप सोचो कि ये जो पावर है इनको अपने आप संभाल के रखिए, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो जीओसी और वो जो वहाँ बैठा है बंदा स्टेशन वाला, अगर उसने हल्की सी भी बोल दी कि नहीं जाओ, गो एंड कम बैक, फिर क्या होगा? फिर तो आप में हमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जी। तो इसलिए मैच्योरिटी से हमने ऑफिसर्स बैठा रखे हैं। और आप लोग, आपका बंदा गलत काम करता है, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, आप बोलते हो ठीक है सस्पेंड कर दिया, देखेंगे। ये तो दिखावा होता है, 4 दिन के लिए लाइन हाजिर कर। दूसरा ये गद्दारी भी मेरे को तो लगता है कि आप अपने फौजी के साथ अगर ऐसा कर रहे हो तो आप देश के साथ में गलत कर रहे हो। एक हिफाजत करने वाला बंदा है वो, फौज की बंदा जो है वो सेवियर है, वो हिफाजत कर रहा है देश के लिए, खड़ा है वो। अगर आप उसके साथ में अगर इस तरह की पॉलिटिशियन और डिप्लोमेसी खेल रहे हो तो आप गद्दार हो मेरे हिसाब से। मैं तो गद्दार बोलता हूँ, सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें। मंत्री भी गद्दार है, वो जो मंत्री उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, लेना चाहिए। होम मिनिस्टर जो भी, बिल्कुल जिसके अंडर में वो आता है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। और ये चीज़ आज सोशल मीडिया पे तुरंत पहुंच जाती है, ऐसा नहीं कि पहुंचती नहीं उनके पास। सबको मालूम है, सबके पास व्हाट्सएप, सबके पास मोबाइल है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ, उस पर व्हाट्सएप चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। बट जब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं तो दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी नौकरी के साथ इंसाफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप नहीं कर रहे, तनख्वाह ले रहे हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कसम आपने खा ली और कसम तोड़ दी, तोड़ रहे हो, कसम तोड़ रहे हैं, और उसका मनोबल बढ़ रहा है, जिसने वो गलत किया है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, उसका मनोबल। बिल्कुल। तो सर बड़ी अच्छे आपने अपने विचार रखे इसके ऊपर। अब मैं एक और नए मुद्दे पर आना चाहता हूँ। पिछले 1 दशक से सेना के अंदर बदलाव का दौर चल रहा है, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। कभी यूनिफॉर्म बदल जाती है, कभी प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले देखा रिक्रूटमेंट में बदलाव आ गया, अग्निपथ अग्निवीर आ गए, और सितंबर 2023 में इंटाइटलमेंट रूल्स, जीएमओ बदल दिए, डिसेबिलिटी का सारा आपने दुखती रख पकड़ ली साहब, जो हम लोगों सबको, इसमें बहुत बोल चुका हूँ मैं, फिर भी आपके साथ बोला है तो बोलना जरूरी है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, अग्निपथ स्कीम इज़ नॉट गुड। टेरिटोरियल आर्मी थी हमारे पास जी, जवानों की, ऑफिसर्स की, दोनों की थी, तो देयर वाज रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी अग्निपथ की। आप एक चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, पब्लिक को क्या मालूम, जनरल पब्लिक कमेंट करती है अग्निपथ के ऊपर, बट गलती किसकी है? आप सोशल मीडिया में मीम बन के घूम रहे। गलती किसकी है? आप सोचो गलती किसकी है। मैंने हर बार यही बोला है, अग्निपथ को कैसे आप सक्सेसफुल करोगे? एक 12th स्टैंडर्ड का बंदा लेते, और दूसरा मैं देखता हूँ वेटरन्स भी ना इस पर डिवाइडेड है जी। हमारा काम क्या है? वेटरन्स और सर्विंग ऑफिसर का क्या काम, सर्विंग के बीच में रिलेशन क्या होता है? वेटरन एक वो बंदा होता है जो सर्विंग को प्रोटेक्ट करता है जी, क्योंकि उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं। किसके पास है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? हमारे पास, वेटरन्स के पास। और हमें ये भी मालूम है कि उसके साथ क्या इस संदिग्ध स्थिति में क्या चल रहा है, क्या उसके साथ है, क्या फौज के साथ गलत चल रहा है, और हमें क्या बताना चाहिए बाकी की गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, या जो भी चल रहा है बताना चाहिए। हमारा जिम्मेदारी, और वो है हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने भारतीय सेना का नमक खाया, हम उससे गद्दारी नहीं कर सकते। जब अग्निपथ की बात करते हैं तो यूथ की बात आती है, मोटिवेटेड बंदे हैं। हिंदुस्तान है, आपको मालूम है, यहाँ हर एक बंदे के अंदर जोश भरा हुआ है, जोश है। इट इज़ जस्ट दैट कि नहीं मिला मौका तो देश की सेवा नहीं कर पा रहा है। बट पेट्रियोटिज्म की जहाँ बात आती है, जहाँ देश की बात आती है, हमारे सारे यूथ जो है वो खो जाते हैं। 12th क्लास का पढ़ा हुआ बंदा लिया आपने, उठाया, 4 साल उसके वेस्ट कर दिए, फिर आप बोलते हो कि यू गुड फॉर नथिंग, निकलो, आप कोई नौकरी नहीं दे रहे हो। अब वो 12 साल के बाद में जो 3 साल का गैप उसके साथ वाले का, मैं एजुकेशनल पहले जी बता रहा हूँ, क्या वो कॉम्पीट कर पाएगा? फौज की ट्रेनिंग 4 साल की आपको और हमें दोनों को मालूम है, ऐसा रगड़ा लगता है उसको, तो हथियार नहीं मालूम होता है कौन सा। दूसरा रॉकेट लॉन्चर 4 साल के बाद ही हम पकड़ाते हैं, ग्रेड वगैरह मानते हैं ना आप। ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही सेंटर में, ये भी आपको मालूम है। सेंटर 6 महीने 7 महीने में तैयार नहीं कर पाता, उसकी 1.5 साल ट्रेनिंग, एनुअल ट्रेनिंग कैंप हमारे लगते हैं, हम ट्रेन करते हैं उन लड़कों को। और हमारे यहाँ हम यही बोलते हैं कि नए लड़कों को हम कहीं भी गार्ड पे या वहाँ नहीं, सेंट्री पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, हथियार का प्लस पकड़ना, क्या कहाँ से क्या आ रहा है हर जगह। तो इन्फेंट्री की नौकरी है मेरी 14 से खिलाएगी, 3 से खिलाएगी। 5 साल के बाद ही पक्का सोल्जर कैप बनता था। 5 साल के बाद वो उस लेवल पे आता है कि अब इसको LMG के बारे में मालूम है, लाइट मशीन गन के बारे में मालूम है, रॉकेट लॉन्चर के बारे में मालूम है, ये इसको पकड़ लेगा। आपको याद है हम लोग के यहाँ जब भी रॉकेट लॉन्चर कोई पकड़ता था तो एक चिट साइन करता था, याद है? मिठाई की चिट, 1 किलो मिठाई। चलता था नहीं चलता था? वो अभी भी चलता है, बट वो कब चलता था? क्योंकि वो 4 साल के बाद उसको RL पकड़ाया गया, उसके लिए बड़ी चीज़ होती थी कि 5 साल के बाद आज मैंने रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ, आज RL
मैं जब बहस कर रहा था ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिल्ली में, तो मैं यही चीज़ें बता रहा था। मैं कहता इन्फेंट्री भी छोड़ो आप, एयरफोर्स और जो टेक्निकल आर्म्स है इनकी हालत ख़राब हो जाएगी जी। कोई शिप थोड़ी पकड़ा देगा आपको, कोई हर एक चीज़ की अपनी वो होती है। एक योजना आती है या थोपी जाती है, उस पर कोई कुछ बोलता नहीं ऊपर में, जनरल साहब लोगों को बोलना चाहिए। मैंने कई सारे जगह बहस की, लोग बोले नो इट्स अ गुड योजना। अरे गुड योजना ठीक है, बट उसका करियर तो ना जाओ ना। बंदा तैयारी करके, कितने बंदे कितने दिन तो दौड़ते हैं बेचारे, 10-10 साल की एज से। उनके गांव में तो लोग आप देखो, हिसार, हरियाणा, ये सब पंजाब, यूपी, यहाँ पे तो लड़के भागते हैं, तैयारी करते पूरे टाइम तैयारी करते हैं कि मेरे को फौज में आना है। कुछ तो इसलिए आते हैं कि मेरे पापा, नाना, दादा जो भी है मुझे भी आना है। कुछ तो माँ बाप अपने पहले निकालते हैं, चौथा लड़का फौज का। गांव में रीत है भाई, राजस्थान वगैरह में वहाँ रीत है कि भाई घर से पैसे से भी मजबूत है, लेकिन तब भी कहेंगे नहीं यार ये लड़का है फौज में जाएगा। अब वो बंदे का सपना तोड़ दिया आपने, वापस आने के बाद शादी क्या करेगा? कौन बाप अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में देगा जिसका टेम्पररी होगा? आप खुद सोचो। बिल्कुल सही बात, नहीं देगा। ये तो तरीके हैं अंदर। और उसके बाद जब बंदा आने के बाद क्वालिफिकेशन, उसको एजुकेशनल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास क्या जॉब रह जाता है उसके पास के लिए? गार्ड ड्यूटी यही है मेरे हिसाब से। तो जिस हिसाब से सिक्योरिटी और ये सब देखने के बाद गार्ड ड्यूटी रह गई। कोई MBA IIT ये तो भूल जाएगा उस अपना, तो आपने उसको वहीं मार दिया। 4 साल एजुकेशन से तो हट गया, एजुकेशन से हट गया, दोबारा नहीं आ सकता। अब नहीं आ सकता उस स्ट्रीम लाइन में आने के लिए। स्ट्रीम लाइन में। दूसरा, जब आपने उसको 4 साल के बाद निकाला, उसको लेगा कौन? अभी 2-3 कंपनीज है ना गवर्नमेंट के कहने पे बोल देती हैं वी विल टेक केयर ऑफ में बताओ कि किस ओहदे पे रख रहे हो उसे? गार्ड बनाओगे और क्या रखो? कोई तरीका वो पढ़ेगा ना तभी तो। बिल्कुल। फिर उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग को प्रोजेक्शन करना है, अच्छा बनाने के, दिखाने के लिए 4 वेटरन्स खड़े कर दिए अपने साथ में, वो वेटरन सही से बोलेगा, लगा दिया आपने, बट कम से कम प्लान तो करिए ढंग से। और दूसरा, टेरिटोरियल आर्मी के बंदे किस लिए रखे हुए थे? टेरिटोरियल आर्मी किस लिए खड़ी की हुई है आपने भाई? आप टेरिटोरियल को ही थोड़ा मैनिपुलेट कर देते, वो बढ़ा देते थोड़ा, उससे टेरिटोरियल दो, उसी में स्ट्रेंथ इंक्रीज कर मेन। और आपने मालूम है रेजिमेंटेशन, साहब मैं और आप पुराने आदमी हैं, आपको मालूम है रेजिमेंटेशन कैसे बनती है? 4 साल में लड़का क्या बोलते हैं उसे, बच्चा बोलते हैं ना इसे, नटखट बोल देंगे कि अभी ये थोड़ा शैतान। और जो NCO वगैरह होता है वो कहता है कि नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, आएगा। 4 साल में धीरे धीरे देखता है कंपटीशन क्या होता है। एक वो चल रही होती है, बास्केटबॉल गेम चल रहा होता है, उसमें कैसे भाग रहे हैं एक कंपनी में, विद इन राइवली कैसे कि एक कंपनी से आगे निकलना है, जज्बा धीरे धीरे बढ़ता है, ये पलटन तक जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। हमारे टाइम में हम लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बात तक नहीं जाती थी, CO तक। हाँ, वो एक इंटरनल कंपनी का वो होता था, फिर बटालियन का। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो लर्न करने के लिए बंदे को रहना जरूरी है। और जब वो लर्न कर लेता है उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको आपको रखना है। तो इस योजना पे तो विचार करना पड़ेगा, और ये जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी निकाल देगी, क्योंकि ये चलेगी। इन्होंने अभी 5-6 साल काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए गवर्नमेंट ने इस पेज पे, अगर देखा जाए तो कितने से रिक्रूटमेंट नहीं हुए। दूसरा, वो बेचारे मुझे उनके ऊपर आज भी तरस आता है। मैं मतलब वो जो बंदे हैं ना, जिनका टेस्ट पास हो गया था, जिनका सब कुछ हो गया था, जिनको ज्वाइनिंग के लिए एयरफोर्स, नेवी, आर्मी थी, इन्होंने इतना गलत काम किया है उन बंदों के साथ में, अन्याय है वो। कितना बड़ा, कितने पैसे गवर्नमेंट के चले जाते हैं। आपने सपने तोड़ दिए उन बेचारों को। बिल्कुल सही बात है, सपने तोड़ दिया आपने। रो के मैं देख रहा हूँ, ये इतने सारे कैंपेन चल रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा दिल नहीं था कि आप इसको तो रख लेते कम से कम। हाँ, मेरे पास इतने फ़ोन आते थे अग्निपथ को, सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास बंदों का फ़ोन है, सर आप सुप्रीम कोर्ट में ना वो आर्ग्यू कीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया है, अभी हम केवल अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रशांत भूषण साहब ने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट किया, कई सारे एडवोकेट जो लगे थे, सब ने अच्छी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की। बस हम बाउंड, देखिए जजेस की भी गलती नहीं है, जजेस आर ऑल्सो बाउंड बाय द ऑर्डर्स। यहाँ पे तो गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट मना कर रही है तो वो तो पॉलिसी के बेस पे जाएंगे जी, कोई जज नहीं आएगा अगेंस्ट में, हमें तो मालूम था। लेकिन हाँ, 1-2 मुद्दे ऐसे थे जिस पे विचार करने वाला था। वो था, जब भी आप कोई बेसिक ढांचे में चेंज करते हैं उसको पार्लियामेंट्री में रखते हैं, वो इन्होंने नहीं रखा, और वो आर्मी एक्ट रूल्स में दिया हुआ। जैसे नेपाल वाला सब्जेक्ट है जी, और ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट पार्लियामेंट में रखने चाहिए। आप जो गोरखा राइफल्स हैं हमारी, जो गोरखा रेजिमेंट के बंदे हैं, आप उनको नहीं कर सकते। और आपने ना एक छोटा सा एक वो कहते हैं ना होल डाल दिया एक जगह, जो हमें कभी नुकसान कर सकता है। गोरखा बहुत ही वफादार और गोरखा रेजिमेंट तो माना रेजिमेंट है, और आपने वहाँ पे होल मार दिया एक जगह। आपने होल इसलिए मार दिया कि वहाँ जो बेसिक रिटायर्स हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, आप उनको सब मालूम है हमारे बारे में, तो आप होल कर रहे हैं। ये तो ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है उधर, वो हम, लेकिन हम
कहते हैं ना रूल आउट नहीं कर सकते, जी। रूल आउट नहीं कर सकते भारतीय सेना को लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे दुख बहुत होता है, ऐसे नहीं करना। और ये जो नया ईआर आया इंटाइटलमेंट रूल एंड जीएमओ डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, अब ये बताइए डिसेबिलिटी पेंशन में मेरे को मतलब जो भी आदमी बैठ के पॉलिसी बनाता है, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पिटीशन पे पिटीशन जा रही थी, जजमेंट 2018 का आया हुआ, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। हाँ, पंजाब हाई कोर्ट ने अच्छी खासी उनको डांट सुनाई है। जज एडवोकेट जनरल साहब लगाए जा रहे हैं पिटीशन पे, डालो। पैसा किसका है? हमारा, आपका है। कोई अकाउंटेबिलिटी है इनमें से कि ये पैसा जो आप दे रहे हो गवर्नमेंट की पिटीशन के लिए, पैसा किसका है? पब्लिक का। पब्लिक का। ये तरीका जो है ना, पहले तो बंदा किसी भी तरह का, ये मेरे को समझ में नहीं आता। आप अगर कहते हो कि मैं निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी का काम कर रहा हूँ, तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है आप। 2 जजेस ने एक मैटर इश्यू डिसाइड कर दिया, तीसरे कोर्ट से भी आ गया, तो जुडिशियल माइंड अप्लाई हो गया, तो दैट मीन्स यू डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर द जुडिशियल माइंड। और आपको लगता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं उनके पास माइंड नहीं है, उन्होंने ठीक से नहीं देखा इसे, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसलिए वो हैवली आ रहा है। जजेस तो जजेस होते हैं, जजेस, जुडिशियल माइंड तो जुडिशियल माइंड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में जो टिप्पणी दी है वो यही दी है। जी। एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट तक लेके खींच के ला रहे हो तुम लोग यार, मतलब थोड़ा तो वो बंदा, चाहे वो मद्रास का हो कहीं का हो, मैं एएफटी के एक्ट के तरफ जब था उस पर, तो मैं उसके खिलाफ था कि भाई एएफटी से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आज मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो सही था, वे लोग मेजर नवदीप साहब लोग सही थे कि जो उन्होंने पिटीशन डाली थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं जब फौज में था तो मुझे लगता था कि एएफटी का सीधा हुआ, मैं पॉजिटिव था कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। बट विद द करंट सेट ऑफ लिटिगेशन व्हाट इज हैपनिंग, जो बढ़ते जा रहे हैं लिटिगेशन, और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा है कि ये पैसा कौन दे रहा है। आपने कभी देखा है अकाउंटेबिलिटी की? जितनी अगर 500 लिटिगेशन है, 500 लिटिगेशन की पर हेयरिंग कॉस्ट कितनी जा रही है? वो पैसा किसका है? पब्लिक मनी है ना। हाँ, टैक्स उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं इनके पॉकेट से लिया जा रहा है? आपने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि भाई चलो ठीक है, आप पिटीशन डाल दो। एएसजीज वगैरह देखते नहीं इस चीज़ को ध्यान से। नीचे लिटिगेशन में उनको तो पैसा मिल रहा है भाई, सारे जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट है, उनका तो पेट पल रहा है उससे, वो तो नहीं बोलेंगे। वो क्यों बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो जवान है वो बेचारा वकील लेके आ रहा है, उसको पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल। हाई कोर्ट से जीत के आया, या तो फिर ऐसा प्रोविजन कोई बनाए कि भाई इसको ऊपर लेवल पे डिसाइड करो, जवान को नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे। बट एडमिशन हो जा रहा है, सीनियर एडवोकेट खड़ा कर दोगे, एक बिल्कुल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और वो बंदा वहाँ पे एक बेचारा 4-5 साल की प्रैक्टिस वाला जो पैसे से ला सकता है उसको खड़ा कर दोगे, तो ये तो बराबरी नहीं है ना। नहीं है। कहाँ से बराबरी है? और पॉलिसी अगर बनी है, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, वो बनी इसलिए। इसी मुद्दे को लेके मैं एक और चीज़ बताता हूँ। फौज में जब कोई आदमी परेशान होता है ना, तो वो अपनी कंप्लेंट डाल देता है। कंप्लेंट डालने के बाद वो आगे तक जाता है लड़ने, और लड़ने के बाद में जब आपके पास कंप्लेन है पड़ी हुई, जो अधिकारीगण है, इस पे आप रिस्पांस नहीं देते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है रिस्पांस की। जब कोई चिट्ठी आपको जा रही है, उसका रिस्पांस आप क्यों नहीं दे रहे हो? रिस्पांस नहीं देते, रिस्पांस देने के बाद आरटीआई में जवाब नहीं देते, रिस्पांस भी देना चाहिए टाइम पे, और रिस्पांस भी नहीं देते, उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जबकि पब्लिक जो जितने क्लासिफिकेशंस हैं, जितने इन्होंने बनाए रूलिंग्स, उसमें सब में दिया हुआ है गवर्नमेंट में कि आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद आरटीआई में जवाब नहीं देते, नंबर 2। नंबर 3, जब वो मंत्रियों के पास पहुंचता है, जब वो कोर्ट जाता है बंदा थक हार के, तो मालूम है उसके बाद वो क्या बोलते हैं? मैटर सब्जुडाइज इन द कोर्ट। ये एक घटिया मानसिकता है जो कई लोगों के साथ की जा रही है, और ये ब्रेन चलाते हैं। ये वही बंदे, एडवाइस देने वाले बंदे हैं, लीगल एडवाइजर, जो पहले तो रिस्पांस नहीं देते इन सब उसका, पिटीशंस का, या जो भी उसका क्वेश्चंस होता है। उसके बाद जब वो कोर्ट में चला जाता है तो उसको एक आंसर देते हैं, मंत्री को बोल दीजिए मैटर इज सब्जुडाइज्ड बिफोर द कोर्ट। इज इट करेक्ट? तो सर ये भी तो एक दिन बाहर आएंगे। नहीं है इनको समझ, ये लगता है इनको कि ये परमानेंट है। और मुझे जो आपने बात बोली, बहुत 100 पैसे की बोली बात ये कि किसी को ये नहीं समझ में आता है कि मुझे भी बाहर आना है। पहले पुराने इतने अच्छे वेटरन्स होते थे, आज तो वेटरन्स की भी इज्जत नहीं है। नहीं है सर। आप कहीं जाओ ना तो आपको एक दूसरी आंख से देखा जाता है, हाँ तो रिटायर हो गया, इससे मेरा क्या फ़ायदा। देखिए चीज़ें जो मानसिकता है ना कुछ लोगों में, सबको नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों में, बट क्या होता है ना, धीरे धीरे वो लर्न करते हैं लोग। अगर आप मेरे साथ आज बुरा कर रहे हो तो 4 लोग और देख रहे हैं, तो वो सोचते ही नहीं है तो चलता है, नया लड़का वही देखेगा। तो ये सब चीज़ें, जबकि वेटरन्स का हमारे टाइम में जब हम लोग थे तो बकायदा अरे आ गए साहब, गला वो तुरंत चाय बनाना, ये कर सब कुछ करते थे। स्पेशल रिस्पेक्ट, ऑनर फॉर पल्टन कि वेटरन आ रहा है, वो हमारी धरोहर है। या किसी का भी वेटरन किसी और जगह जाता है। तो इसलिए इसकी रीज़न क्या है? हम वेटरन से एक तो साथ में नहीं है, साथ में इसलिए नहीं है कि कुछ को गवर्नमेंट, भाई
वेटरन कैन नॉट बी फॉर्मिंग ए पार्टी। अगर पार्टी बना लिया आपने, मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं इसमें हूँ, तो वेटरन किस बात के हो भाई? यू आर ए पार्टी मेंबर, फिर तो यू आर एन एक्स सर्विसमैन, पार्टी मेंबर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेटरन इज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड हिज सर्विसेज और उसी प्रैक्टिस को चलाता रहता है। ये वेटरन का भी पूरा प्रैक्टिस चलता है। बट पार्टी मेंबर आपकी मानसिकता, आप अपना, हम लोग क्या बात करते हैं, आपको वोट डालना है, पार्टी फ्रेंचाइज है, आप अपना किसी को क्या बताने की जरूरत है? अब तो पार्टी की मानसिकता, पार्टी टोपी लगा के आप देखो हर जगह पहुंचे हुए, कोई समाजवादी में, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं नेशनलिस्ट आदमी हूँ, मेरे को अगर कोई पार्टी बुलाती है, मैं कहूँगा कि मैं तो आपकी बुराई करने लगूंगा। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ आप गलत जाओगे मैं बोलना शुरू कर दूंगा, तो मैं तो पार्टी के लायक हूँ नहीं। दूसरा, एक मानसिकता इस देश में बन गई कि अगर कोई बंदा गलत बोलता है तो उसको पार्टी साइड डिसाइड कर दो, एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग स्टार्ट कर दो। अरे अपनी मानसिकता सुधारो भाई। कोई आदमी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसका जवाब दे दो। कोई भी है, उसका ऐसा उसका ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने, हमारी जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो भूल जाती कि भाई मैं मास्टर हूँ, आई एम अ मास्टर, दे आर सर्वेंट, एंड मुझे क्वेश्चन पूछना है इसे आपने ऐसा कैसे गलत किया। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, आपकी पार्टी है, मेरा अपना एडल फ्रेंचाइज है, मैं चुपचाप अपना वोट डाला संविधान के दायरे में, वोट डाल के चलाया, उसके बाद गवर्नमेंट तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी अपोजिशन के पास नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे, इतने सारे डिबेट कराते हैं आज की मीडिया में, आपने देखा होगा मैं मीडिया में बहुत कम ही जाता हूँ। उसकी रीज़न मालूम है क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक तो कल्चर आपका ऐसा है, आप जब कोई बात करते हो मीडिया के टाइम में, जब आप चैनल पे बैठते हो तो आपको पता लग जाता है पार्शियल, आपको पता लग जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यू कैन मेक आउट कि दिस होस्ट इज अ बाइस्ड होस्ट। तो मीडिया का काम तो है नहीं, कुछ ऐसे लगता है कि जैसे पहले से सेट, और वो होस्ट क्या करता है, वो होस्ट उसका मुकदमा लड़ता है जो बंदा दूसरा आता है। तो ये इस तरह से मीडिया नहीं चलती। और आज हमारे देश में इकोनॉमी की बात कोई नहीं करता, कई सारे मुद्दे हैं इस पर नहीं उठाता, उसकी वजह ये मीडिया, सोशल, जो हमारे लोकल बंदे हैं लड़के जिन्होंने अब उठा लिया, जैसे आपने उठा लिया, कई सारे ऐसे और चैनल्स हैं जो उठाने लगे, तो पार्टी की बात नहीं, क्योंकि पार्टी को मालूम है भाई ये नहीं बिकेगा, इसका अपना चल रहा है, फॉलोअर्स अपने आ गए। आपके भी चैनल देखो, अगर देखा जाए सैनिक वेलफेयर अचानक से एकदम से उठा, क्यों? क्योंकि उसकी वजह क्या है? काम। जिस दिन आपने पार्टी पकड़ ली, एक चैनल नहीं देखेगा कोई भी, लेकिन अभी आप निष्पक्ष बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, अगर कोई, मैं देखता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, इस चीज़ को बाकायदा रखना है, क्योंकि ये इसलिए रखना है, तभी आप पत्रकारिता के सही मायने समझोगे। हमारा काम है आगाह करना, बताना और आंसर मांगना, बहुत सी बस। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, सही उठा के वो सामने ला के, बिल्कुल सामने ला के रख, निष्पक्ष तरीके से, सही बात, चाहे जो भी है, निष्पक्ष तरीके से, क्या आप जवाब दो। तो ये चीज़ें जो हमें मतलब बड़ा ध्यान रखना। सर आपने बहुत बेबाक अपने विचार रखे। अब मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी पूरी जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा वाक्य जिसे आज आप शेयर करना चाहें। सब वाक्य तो बहुत हैं, दर्द भरे भी हैं, अच्छे भी हैं, मैं वो वाक्य करता हूँ जो नेशनल इशू से रिलेटेड है जी, जो मुझे आज भी पेन करता है, और मैं सबको बोलता हूँ। मैंने, आपको याद हो कि 2018 में एक पिटीशन डाली थी, 750 ऑफिसर्स उसमें एक साथ, जवान जैसे सब, मैंने डाली थी आसपा के ऊपर, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के ऊपर जी। उसको डालने का मकसद ये था कि मैं जब OIC लीगल से सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, तो उस दौरान एक ब्रिगेडियर साहब थे जिनकी बेटी की शादी थी, और कैप्टन साहब से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था जी। तो उस चीज़ ने थोड़ा मेरे को तोड़ दिया कि हम आज की डेट में ये मुकदमा चल क्यों रहा है, हमने इसके ऊपर कोई विचार क्यों नहीं किया, ऐसे केसेस पे बात क्यों नहीं की। और फिर पता लगा मेरे कोर्समेट्स, मेरे बैचमेट्स, लेफ्टिनेंट कर्नल एक बेचारा भी रिटायर हो गया, उसके ऊपर भी मुकदमा। तो जब मैंने ये सब बातें देखी, तो मैं उस समय तो OIC लीगल सेल था, अपने टाइप से काम भी नहीं कर सका। उसके बाद वो मेजर आदित्य का केस हुआ, अगर आपको याद हो, जो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, उसमें 2 बंदे, फिर गोगोई वाला भी आपको मालूम है। ये सारी चीज़ें ऐसे होने लगी कि मेरे को मतलब ना ऐसा लगा कि यार आप वो बंदा जो देश की हिफाजत बिना किसी इंटरेस्ट के जाके कर रहा है, और वो ऑर्गेनाइजेशन केवल वहाँ कश्मीर में अपने बंदों के लिए लड़ रही है। हमारा काम सही है, हम यूथ्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आज के टाइम में इस गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। इस गवर्नमेंट का हाथ है 370 का, उसमें सब आदमी को धन्यवाद देना पड़ेगा जी। इसमें कोई डाउट नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से जो काम उस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया 370 का, वो कोई नहीं कर सकता था।
370 35 370 35। और उससे फायदा किसको हुआ? कश्मीर की जनता को जी। हुआ। आज लड़के झंडा चला रहे हैं, तो आपका हर रजौरी में वो जो अपना लाल चौक है, आप सोचो ऐसे ऐसे जहाँ बुरहान वानी की डेथ हुई है वहाँ पे जला रहे हैं, लगा रहे हैं सारे के सारे, सब झंडे लगा रहे हैं, तिरंगा। लड़कों के अंदर, कश्मीरी लड़कों के अंदर जोश आ रहा है, उनको मालूम है कि अभी हम कंफ्यूज नहीं है, आई हैव ओनली वन गवर्नमेंट। बढ़िया। तो जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा था तब उस समय आसपा में क्या होता था कि बंदा ऑपरेशन करके आ रहा है, फिर एक FIR आ रही है। अच्छा, बंदे ऑपरेशन करते भोले भाले बनते हैं जी, नॉर्थ ईस्ट हो चाहे जहाँ, दोनों जगह कहीं भी हो, बंदे भोले होते हैं। वो अपना ऑर्डर दिया, डिस्टर्ब एरिया में गए, अपना ऑपरेशन किया, चले आए। कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपने आसपा लगा रखा है बट प्रोटेक्शन इज नॉट देयर ऑन ग्राउंड। मैं ये देख रहा था कि FIR आ रही है, उसके बाद हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा दो इनको, दे दो। अब नोबडी थिंकिंग कि मोरल पे क्या इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो सम्मन आता है ना, उसके घर में अकेले जाना पड़ता है उसे। यूनिट से यूनिट, दूसरी यूनिट आ गई, यूनिट दूसरी यूनिट है, उसको क्या मालूम कौन बंदा कहाँ है, पता नहीं, अरेस्ट वारंट निकल रहा है। मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब ऑपरेशन होता है, डोंट सेंड योर मैन इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। मतलब मारोगे तो फंसोगे, नहीं मारोगे तो फंसोगे। तो जवान को साफ है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ऑपरेशन नहीं करना। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये ट्रिगर प्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या है, बम, या आप उसको समझ लो हम एक जो राइफल में अंदर डालते ना गोली, वो गोली है जी। तो मेरे हिसाब से जब आपने डिस्टर्ब एरिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो आपने ट्रिगर चला दिया। अब जो गोली निकलेगी, उसकी कब निकलेगी, उस गोली को आप नहीं बोल सकते कि ये जिम्मेदार है। उसके बावजूद इंडियन आर्मी इतनी बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है। ऑफिसर्स जितने हैं वो देखते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही है, और कितने सारे अपने इंटरनल मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम सेट है कि वहाँ पे गलत नहीं हो सकता, आप पकड़ लेते हैं उसको। जी। आप बंदे का अगर किसी ने गलत किया, उसके कोर्ट मार्शल्स किए, कितने बड़े बड़े केसेस में किए हमने डिस्टर्ब एरिया में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ सुथरा काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब हमारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की प्रोसीडिंग जाती तब भी नहीं मानते। वो वहाँ से एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस ऐसे लगा रहे हैं। तो इस पर कानून आना बहुत ज़रूरी है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के बारे में अभी तो BNSS बिल्कुल क्लियर है, टेररिज्म डिफाइन कर दिया। टेररिज्म अदरवाइज सेक्शन 15 में और 5(3) में, उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन के उसमें था। तो ये चीज़ों पे मेरे साथ ये हादसा हुआ, जब मैं ये पिटीशन डाला तो मेरे पास एडिशनल जनरल साहब का फ़ोन आता है, सदन कमांड में बैठा हुआ था, कि ये पिटीशन जो है आप वापस लेनी है, माननीय RM साहब ने बोला है, गवर्नमेंट की इमेज ख़राब हो रही है। दुख होता है मुझे। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा वापस, और शायद उसके बाद से मैं भुगत रहा हूँ कि मेरे को बता देंगे। भाई, एक ऑफिसर का काम होता है, एक ऑफिसर की एथिक्स होती है, मिलिट्री एथिक्स होती है, जो हमने मानेकशॉ साहब से सीखा जी। हम यस मैन नहीं है, और आज अगर फौज को बचाना है तो यस मैन से बचाना है। यस मैन से मैं लिखता रहता हूँ खुल के। मैं अवार्ड, इसके बाद में, ये तो बाद में आऊँगा, एक अवार्ड के बारे में बात करूँगा। वो बहुत ही संवेदनशील मामला है, जिसमें लोगों को बोलना नहीं आता, और मैं बोलता हूँ लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट मैंने बता दिया कि इस तरह की जो हालात हुए हैं, जिसकी वजह से बंदे, उनकी फैमिली परेशान हो रही हैं, जा रही हैं, पता कर रही हैं कि कहाँ पे सम्मन है। एक बंदा घर में बैठा हुआ है, हवलदार, बेटी की शादी करनी है, उसका वो आता है, पता लगा सजा भी हो गई अगर किसी को, तो क्या गया, घर खराब हो गया, पूरा ख़त्म कर दिया आपने फैमिली। पेंशन यहाँ मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। साथियों, अभी जो कर्नल साहब ने बातें बताई वो बातें हैं कि जब ड्यूटी के दौरान, हमारी ड्यूटी के दौरान अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है जहां वहां की लोकल पॉपुलेशन, गवर्नमेंट फौजी के अगेंस्ट में कोर्ट केस करती है, FIR दाखिल करती है, तो उसके संबंध में सर बता रहे हैं कि बाद में यूनिट भी चली जाती है, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी यूनिट आ जाती है। इंडिविजुअल हो सकता है कि पेंशन भी चला जाए, लेकिन उसको कोर्ट केस लड़ने के लिए आना पड़ता है। उस संदर्भ में ये बातें चल रही हैं। जी सर, अब आप कंटिन्यू। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें आपको सबसे पहले तो कानून स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए कोलैटरल डैमेज का। जी। कुछ भी ऑपरेशन हो गया है, आप आंख मान के चलिए, पूरा देश आपके साथ रहेगा, पूरा देश, और मिलिट्री के ऊपर छोड़ दें। अगर आपको अपनी मिलिट्री के ऊपर भरोसा नहीं है ना, फिर तो मिलिट्री भी आपके लायक नहीं, फिर तो राम भरोसा। आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मिलिट्री के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आपको। और ये कानून बनाइए आप निकाल करके कि ऑपरेशन हो गया है, बंदा कोई भी लायबल नहीं होगा, डैमेज कुछ भी हुआ है हम देंगे, क्योंकि हमने बताया उनको वहाँ जाने के लिए। वो तो ऑर्डर गवर्नमेंट का ही है, उसी को फॉलो कर। आप डिस्टर्ब एरिया से समझते क्या कि डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस सही करने के लिए भेजा है, तो उसको वो
सुप्रीम कोर्ट को या जो भी न्यायालय जब भी आते हैं उनको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं, अभी ये 2-3 लोगों के सर कट गए हमारे बंदों के, काट के ले गए जी। उसके पीछे मैंने इतनी आवाज़ उठाई, कोई इस पर क्लैरिटी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है मीडिया में। आज की मीडिया डिस्कस नहीं करती सही चीज़। हेमनाथ की माने हेमनाथ में जो शब्द कहते सर वो और शब्द 2-3 है अभी तक आए नहीं। उन्होंने लिमिट के लिए बोला था कि जब मेरा बेटा, तो आपने एक एक अंग चेक करके लिया था और मुझे बेटे का सिर तो दे दो। यही चीज़ अभी तो 2 लोगों का असर नहीं आया ना, अभी तो बात ही नहीं हो रही, इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें दुख होता है। तो आप देखोगे कि आपका जैसे आप ऐसी चीज़ें लिखोगे तो आपके चैनल को नीचे कर देंगे, ट्विटर पे अगर आप डालोगे आपको ट्विटर की रीच कम कर देंगे। क्या कर लोगे यार, जवान तो नहीं, मारना ही पड़ेगा मुझे, तभी मैं बंद होऊंगा, ऐसे तो बंद नहीं होऊंगा। एक चीज़ और मैंने आपको बताई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी की बात है। मैंने अवार्ड के बारे में बोला, लोग नहीं बोलते, मैं खुल के बोलता हूँ। PVSM AVSM ये अवार्ड है। एक बंदे को शौर्य चक्र मिल रहा है, फिर आप इनकी सीनियरिटी देखते हो, काम देखते हो। मैंने ये बोला कि आप जब परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल जब आप देते हो तो एक PVSM पे एक लेवल लगा हुआ है, उसका परसेंटेज क्यों नहीं चेक करते? 0.01% इज फॉर दी कर्नल्स एंड बिलो, ब्रिगेडियर्स एंड बिलो, बाकी सब जनरल्स का। अवार्ड में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो क्या किसी को ये नहीं सोचने की ज़रूरत है, जनरल्स ऑफिसर्स को बोल देना चाहिए मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, और ये अवार्ड्स कर्नल लेवल पे, जितने अवार्ड्स हैं इस तरह की सेना मेडल इस टाइप के, कर्नल लेवल पे जिसने काम किया वो अपने आप मिलेगा उसे। सर तो क्या ये अवार्ड जो सारे सीनियर्स के पास जाते हैं, कमेंडेशन, ट्रांसपेरेंसी, आप बताओ इनकी साइटेशन कहाँ है? आप शौर्य चक्र का साइटेशन डालते हो, कभी परम विशिष्ट सेवा मेडल का साइटेशन देखा है आपने? तो क्या ये अवार्ड जेसी और जवानों को नहीं क्यों नहीं मिलना चाहिए? तभी तो मैंने बोला भाई, एक बंदा जेसीयू अपनी प्लेटून को इतनी अच्छी तरीके से कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ काम कर दिया कि उसे फील्ड को छोड़ दो, किसी भी टाइम में किसी भी तरह का कोई भी काम दिया गया, अगर वो काम उसका उस लायक है तो उसको दे दो। कर्नल मेरे हिसाब से कमांडिंग ऑफिसर्स को ज़्यादा बनता है, आप भी मानोगे मेरा भी मानोगे। ये अवार्ड अगर कहीं जाता है तो कमांडिंग ऑफिसर्स का जाता है, क्योंकि उसके जो प्रेशर्स होते हैं, जो उसका काम होता है, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से किसी को प्रेशर नहीं आज की डेट में कमांडिंग ऑफिसर। और अगर ये यही रोक दोगे ना तो आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। मानते हो नहीं मानते हो आप ये बात? सर कुछ लोग ऐसे हैं जो, अब मैं आपसे बात करूं, एक AC का ड्राइवर है, 24 साल नौकरी करके हवलदार आता है, 24 साल में से 18 साल वो रोड पे गुजारता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। 18 साल वो रोड पे गुजारता है और वहीं पंप लगाता है, स्टोव से खाना पकाता है, जहाँ डेरा डल जाता है वहाँ डलता है, वही सोता है, वैसे वहीं सोता है। सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर वो किसी के सामने नहीं आ रहा है तो क्या उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना? एक कुक जो आपको 5 स्टार जैसा खाना बना के देता है, उसकी भी तो पहचान होनी हाँ, चाहिए। मेस में अगर वो बंदा काम कर रहा है, जिम्मेदारी से काम कर रहा है, सारी ड्यूटीज है, सारी सर्विस। हाउस कीपर, बिल्कुल। आप एम्स जैसे हॉस्पिटलों में घूम के आ जाओ। अरे साहब, आपने एम्स की बात बोली, यहाँ तो सोच ही अलग है। आप RNR में देखो, RNR जो पोस्टिंग है इसको तो फील्ड डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जितने डॉक्टर्स हमारे पीस में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा काम कहाँ है? पीस में। जी। लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। पीस में कितना ज़्यादा डॉक्टर के ऊपर प्रेशर होता है, पेशेंट ज़्यादा होता है। तो वही जो आप बोल रहे हो, ये रिकॉग्निशन की कई सारे पार्ट्स हैं जिनको मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। अपने हॉस्पिटल को 5 स्टार होटल की तरह चमका के रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इवन डॉक्टर्स तो आप अगर देखो, आपने बात बोली तो उठाई, मेरे को भी डॉक्टर्स का तो सबसे ज़्यादा काम है जो जिस हिसाब से बेचारे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम है जिसमें लोग इतना सारे पेशेंट्स को देख रहा है, कई चीज़ें कर रहा है, ये सब चीज़ें अवार्ड्स इनको जाने चाहिए। कई सारे मतलब अवार्ड्स को ऐसे लेवल पे आप करो सर। अगर आप बराबर बना के, अगर आप डॉक्टर्स की बात करते हैं तो मैं 30 साल EMC में सर्विस करके आया हूँ। 2 बजे 2:30 बजे मेडिकल स्पेशलिस्ट जाता है बंदे आने के लिए, और उसके 10 मिनट के बाद एक केस आ जाता है, कॉल ड्यूटी पे आना पड़ता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, खाना भी नहीं खाया, कॉल ड्यूटी पे आते हैं। रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, कभी वो कॉल ड्यूटी पे। बिल्कुल, मेडिकल कोड में अच्छी खासी प्रेशर है। और ये जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज है ये इनकी हैं एक्चुअली। MNS नर्सिंग ऑफिसर, जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट हैं, ये सब डिस्टिंग्विश सर्विस है। क्यों? क्योंकि कॉल ऑफ ये अपनी तनख्वाह से 10 से 5 वाला काम नहीं कर रहे। और तो नफरी आपको मालूम ही है, एक आदमी का काम 2 फौजी का काम एक फौजी करता है, जिस हिसाब से हमारे पास काम। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, सारी चीज़ें कई देखने वाली चीज़ें हैं, सब विचार वाली चीज़ें हैं जो बैठ करके एक
ट्रांसपेरेंसी के बेस पे करना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा दिल रखना पड़ेगा कि यार ठीक है आज के बाद से बंद, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, बाकी का देखा जाएगा। जो हो गया वो हो गया, हो गया। जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी। आपको ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करना है। मेरे हिसाब से मैं अगर अपने जवानों के साथ लड़ना चाह रहा हूँ तो मेरे जवान को एक हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि साहब ने ना अपने लिए बहुत अच्छा कर रखा है, साहब तो अफसर साहब है, साहब तो साहब है, वो नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए अरे यार साहब इतनी मेहनत करते हैं, साहब डिजर्व करते हैं, जैसे पहले भी होता था। तो वो चीज़ें हम तभी लाते हैं जब हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हर चीज़ में, चाहे जिसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए आप, और ट्रांसपेरेंसी के साथ बड़ा विचार रखिए, सोच रखिए। ये आजकल की जो यस मैन की जो दौड़ चल रही है ना, ये दौड़ बहुत गलत है, खतरनाक है। प्रमोशन भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफिसर को, मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रमोशन नहीं सोचना चाहिए अगर आपको अच्छा करना है। लेफ्टिनेंट कर्नल कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, लेफ्टिनेंट कर्नल का पेमेंट 4 है जी, मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर गलत नहीं करो, नहीं बनोगे नहीं बनो, नहीं बनोगे नहीं बनो। किसी भी रैंक में अगर आपको कोई बोलता है अपनी चीज़ों को, अपने स्तर को नीचे लाने के लिए, नहीं बनो। मैं तो नीचे लेवल बोलता हूँ। रेगुलेशन पैरा 316 और रेगुलेशन पैरा 317 डिफेंस सर्विस का जी। क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन टू ब्रिंग डिसऑनेस्टी टू दी नोटिस ऑफ द सुपीरियर। और अपने में माहौल ऐसा रखना है कि हर आदमी के बीच में एक अच्छा माहौल रहे, तालमेल से। हाँ तालमेल रहे, जेसीओ जवान उसमें क्या है, यही तो है रेगुलेशन। आपकी आर्मी रेगुलेशन आपको बोलती है, मैं तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं, मैं अमित कुमार बोल रहा है जी, ये तो आर्मी रेगुलेशन बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ और याद दिला रहा हूँ कि भाई आपकी ड्यूटी है 316 में। अगर यहाँ कंप्लेन आती है तो कंप्लेन आपने देख ली, पार्शियल एटीट्यूड आपका है, करना है एक्शन नहीं करना। किसी पे अनॉनिमस पे एक्शन कर देते हो, किसी पे एक्शन ही नहीं करते, नाम साइन लिख करके भेज रहा है तो एक्शन नहीं करते, तो व्हाट इज दिस? गलत है। गलत है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है हर जगह। आप खड़े हो, ये प्रिविलेज, ये जो प्रिविलेज वर्ड है ना फौज में चलता है एकेडमी से, ये प्रिविलेज वर्ड खत्म हो जाना चाहिए। प्रिविलेज नहीं, करप्शन हो जाता है प्रिविलेज बीच के बाद में। प्रिविलेज धीरे 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 इट बिकम्स अ करप्शन। एंड वो कहते हैं ना ऑनेस्टी इज बेस्ट डिफाइंड एज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी जी, तो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को साफ रखना है ना, पहले तो ये हटाओ साइड से। है ऐसे अपने में बहुत संघी लोग हैं, उनको संघी बुलाया जाता है, फिर वो बेचारे ऊपर नहीं आते तो बोल देते हैं खड़े। बट जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, मेरे को मतलब मैं अभी भी आज भी बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये अभी नहीं सही से, हमारा काम क्या है इनको सही करना, तभी ऊपर जाके सही जाएंगे। तो वो सब चीज़ें अगर गलत चीज़ें सीखेंगे देखेंगे तो वो सोचेंगे नहीं ये तो अपराइज है, नीम ही गलत रखी जाएगी तो फिर आगे तो गड़बड़ होगी। हमारी जिम्मेदारी है और हमारी वेटरन्स की जिम्मेदारी है कि हम इनको आगाह करते रहें, याद दिलाते रहें कि तुम ये गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि फौज है, ऐसे नागरिक भी मेरी जिम्मेदारी है कि इसकी जो इमेज बना के, इथोस बना के, मिलिट्री इथोस बना के, कस्टम्स बना के जो लेके गए हैं उसको वैसे ही रखें। आप कॉलोनियल माइंडसेट है, आपको रखना है जरूरी, क्योंकि फौज में अगर नहीं रखोगे तो डिसिप्लिन नहीं बनेगी। बट वो कॉलोनियल माइंडसेट चेक पे होनी चाहिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी। आपको जवान कच्चा घड़ा होता है साहब। जवान क्या है? कच्चा घड़ा है। आप मोटिवेट करोगे ना, वो साला जान देने के लिए राजी है। लेकिन अगर आपको वो देख रहा है वो जवान नया आकर के कि हाँ तो ये हो रहा है वो हो रहा है, और आप ध्यान नहीं रख रहे, बेसिक्स थिंग्स हैं। ऑफिसर का काम क्या होता है? अपने वेलफेयर को, चैटफुट शेडो है ना क्लियर, सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट। सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर, 3 चीज़ें। योर ओन ईज एंड कंफर्ट वो लास्ट में आता है। तो सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर में पहला सेफ्टी जवान का या अपने नीचे सबॉर्डिनेट का, ऑनर उसकी, ऑनर जो आप बता रहे थे ना मोबाइल छीन लेना, ये सब ऑनर के अंदर में आते हैं। वेलफेयर इज डिसेबिलिटी। मैंने तीनों चीज़ें बता दी। आज तक कभी कोई उंगली नहीं करता था, अभी स्टार्ट कर दिया है। ये तो बड़े अच्छी तरीके से रह रहे हैं। मैंने बोला ना कि पाकिस्तान क्या सारी एनिमीज, हमारे ऑफिसर्स और मेन के रिलेशनशिप की इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने पे लगे हुए हैं कई सारे लोग। हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और हमें अपने आप में जो यसमेंस है ना, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ अपने फौजियों को भी और ऑफिसर्स को भी, ज़्यादा नहीं बिल्कुल साफ बात बोलता हूँ। तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, काम करो, गलत नहीं होने दो, नहीं गलत अपने सामने बर्दाश्त करो। क्या होगा यार, नहीं बनोगे आगे, यही होगा ना साहब, प्रमोशन नहीं होगा। सब तो नहीं बनते ना, सब तो नहीं बनते ना, लेकिन जो नींद आती है ना चैन की, वो नहीं। और दूसरा आपके अंदर में रहता है कि भाई मैंने गलत नहीं किया, मैं गलत होने नहीं दूंगा। और तीसरा वो बंद, आप नीचे भी हो जाओगे ना, वो जो जवान और नीचे वाला जूनियर देख रहा है ना, वो रेस्पेक्ट करेगा, आपको सम्मान मिलेगा। सब मिलेगा, सम्मान मिलता है साहब। मैंने पर्सनली नोटिस किया हुआ है मेरे अपने केस में, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, किसी और फोरम में करूँगा बाद में। मैंने देखा है कितने सारे जवान जेसीओ ने
साहब ये कर देंगे, एक आ रहा है साहब कलम कर दूंगा सर, आप बताओ नाम, कितना कुछ मैंने देखा। मुझे ये लगा कि मैंने अंदर से एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपनी नौकरी सीख सकी। मुझे यही सेटिस्फेक्शन आया कि शायद ये मेरे को एक तरीका मिल गया है कि मेरे को लग गया कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत अभी नहीं। जब होऊंगा तब भगवान है, आप लोगों को चेक कर लेना। मुझे जब सही किया है वो उसी का परिणाम है, परिणाम उसी दूसरे का और समाज को हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। साहब आज भी बाहर आने के बाद भी तो जिम्मेदारी तो पड़ती है, यूथ के लिए जिम्मेदारी है। नया लड़का है, फौज में ज्वाइन करना है या कुछ करना है, उसको बताना सही चीज़ है, गलत नहीं बता सकते आप। बिल्कुल क्या करना है सही, आपको कैसे रहना है। हमें मेरे पास आते हैं SSB की कोचिंग चला रहे हैं लोग, अपना पैसा से बना। मैं केवल सिंपल सी बात बोलता हूँ कि यार ये सिस्टम बहुत साफ है, तुमको खाली ये है कि अपनी सोच 51 अल्फा के दायरे में ले आओ, फंडामेंटल ड्यूटीज के दायरे में। OLQs है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, अपने आप ही गलत नहीं जाओगे। और अगर होगा तो नहीं है लिखा तो नहीं लिखा, कुछ और काम करो, क्योंकि जो 51 अल्फा समझ गया तो कोई और काम करेगा, उससे भी अच्छा कुछ लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा। तो ये तो बड़े बड़े लोग बोल के गए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लाइफ एक बार की है। हर आदमी को ये मानना चाहिए परमानेंट कोई नहीं है आप जी, सब किराएदार, अगले सब किराएदार हैं यहाँ पे। वो बहुत बड़े चीज़ बोल के गया। और लाइफ जब एक बार मिली है तो उसको मीनिंगफुल बना लो। अगर लाइफ मीनिंगफुल नहीं बनाओगे, हर आदमी अपने इंटरेस्ट को लेकर के अगर बोलेगा, तब फिर तो रह नहीं पाए। किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा गालियाँ भी लेने के लिए। तो फिर इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? तो वही है, हम में से कोई आदमी खड़ा होता है, अगर कुछ गलत बोलता है, 5 गालियाँ भी खाता है, 25 ट्रोल भी करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना, हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो नहीं चेंज हो सकता। वो सीनियर्स ने ऐसा सेट किया है कि वो डेथ के साथ ही जाएगा, ज़िंदगी जब तक जिंदा रहेगी ऐसे ही रहेगा। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपके साथ। अगर कोई जवान आ रहा है अभी, वो आएगा और सीधा सावधान हो जाएगा। अब उसी जवान से आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, सावधान सीधे पैर से होते हैं कि उल्टे से, तो शायद वो सोचने लगे उससे, लेकिन हो गया वो सही से, बिल्कुल, क्योंकि वो माइंडसेट है, बिल्कुल सही एग्जांपल है, बहुत सही एग्जांपल। और वो हमारा बचपन से, हमारा ग्रोन अप उस कल्चर में हुआ है, हमारे रंग रंग में वो चीज़ बची है। ये आपने साहब ऐसी चीज़ देखो सीखने को मिलता है। आपने एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है, अभी पुराने चावल काफ़ी आपने अपने आप को किया है, लेकिन ये सीखने वाली चीज़ें हैं जो हम लोग, अब ये एग्जाम्पल इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर किसी को समझ में आ जाए कि ये है आपकी, वो क्या कहते हैं, बेसिक है ना, वो निकल नहीं सकती, मूड में है, बिल्कुल ये है। तो साथियों, ये थे कर्नल अमित कुमार जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे, कानून के दायरे में कानून की बारीकियों के बारे में बताया, और कहाँ हम ट्रैक से हट रहे हैं उन मुद्दों को भी उठाया, और कैसे इनसे निजात पाया जा सकता है उधर भी इशारा किया, उस बारे में भी बात की। तो सर, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं और मेरे 14.5 लाख व्यूवर्स की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और फिर कभी मौका मिलेगा किसी नए मुद्दे पर ज़रूर। साहब अच्छा काम कर रहे हो आप, मैं मुँह पे बोल रहा हूँ आपके, अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। कभी भी कोई ऐसी, जब भी आप कोई चीज़ आपके पास आता है, आपको ध्यान रखना है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का हूँ, मैच्योरिटी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जैसे आप काम करो ऐसे ही चलो। हमारे जैसे लोग अपने आप जुड़ेंगे, हमारी ये मानसिकता है, सेम माइंडसेट वाले लोग जुड़ेंगे आपसे, कोई डाउट नहीं है सर। आप अच्छा मेरे से आपको कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मैं जब कोई केस आता है तो मैं आपका कभी भी आप पूरे, मैं सैनिक वेलफेयर के लिए लीगल प्रोटेक्शन, मैं इसी चैनल में आपको दे देता हूँ, आप लिख लेना, सैनिक वेलफेयर का लीगल प्रोटेक्शन भी ले लेता हूँ मैं। कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती, किसी जवान को ज़रूरत पड़ती है, आपके माध्यम से मेरे पास कभी भी आ सकता है, कभी भी जूम कर लेना, कभी भी कुछ कर लेना। बस सर, जवानों के लिए ही मैं तो बिल्कुल साहब आपके साथ हैं, खड़े हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो इस चीज़ में, आप काम कर रहे हो, पीछे हम लोग का सपोर्ट है आपके पास, आपको चिंता की बात ही नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने सारी पॉइंट्स, कुछ मेरे पॉइंट्स आपने अपने चैनल पे रख दिए जो मैं अकेले नहीं बोल सकता। मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं, मैं तो अपना बना देता हूँ वीडियो, जो भी मुझे लगता है साफ तो मैं डाल देता हूँ उसमें, कि देख लेंगे, अपने फौजी भाइयों को दे देता हूँ। बट आपके माध्यम से एक्चुअली वो चीज़ें चली जाएंगी लोगों के पास में, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोगों को मैं अपनी बात रखती, लोगों के ऊपर देखते हैं वो लोगों क्या, लोगों को ज़्यादा सा हमारा मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में अवेयरनेस हो, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उनके राइट्स है, और बहुत सारी वेलफेयर से रिलेटेड उनकी ऐसी चीज़ें जो उनको बेचारों को नहीं पता है। आज रिमोट एरिया में रह रहे हैं, अभी
नई नई पॉलिसी आ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, लेकिन वो यूज नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से शायद कुछ मैसेज हमारे उससे चला जाए, लोगों को समझ में आए, कुछ पॉलिसी बने। अगर 2-4 का भी एक भी भला हो जाए तो हम उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए और बनेगी। मेरे को लगता है कि लोग सोच रहे होंगे इस बीच में, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता, और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। फिर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।